हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। तो आज हमारा राजनीतिक सिद्धांत की समझ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीजें आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो इसलिए ही आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में। तो इनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपोर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पे केयरफुली सिलेक्ट किए हैं। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अपने अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिवअवे भी है आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लक्की विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिवअवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात स्टूडेंट, हमारे लेक्चर बिल्कुल फ्री है, आपके लिए एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो स्टूडेंट, अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है। एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपीज पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ जाएगा। और जिन स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स उनको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना है आपको गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई नीड नोट्स एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट, चलो शुरू करते हैं हम हमारे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के राजनीतिक सिद्धांत की समझ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का, जो कि हमारा डीएससी फर्स्ट का सब्जेक्ट है, इसके 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के साथ, जो कि आपके डी सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। तो स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, रेडी, चलिए हम बात कर लेते हैं अब हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं, जो ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है, ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो एक ही जो क्वेश्चन होगा हमारा, उसी एक क्वेश्चन को हमने 2 टाइप से पूछा हुआ है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि जो हमारा ये क्वेश्चन है, भले ही हमने इसका 2 टाइप से पूछा है, लेकिन इसका जो आंसर है वो आपको 1 आंसर ही मिलेगा। यानी कि आपके एग्जाम में अगर इस टॉपिक से या इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप यही आंसर लिखोगे, तो ये आंसर ही आपके क्वेश्चन के लिए इनफ होगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के एक एक करके सभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारे रहने वाला है, वो रहने वाला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी। यानी कि राजनीतिक और राजनीतिक सिद्धांत के बीच में क्या अंतर है और हमें राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे यही पूछा गया है, यहीं पर हमसे और करके या अथवा करके पूछा गया है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, डिस्क्राइब इट इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि राजनीति जो है, पॉलिटी क्या है और इसकी मुख्य प्रकृतियों का वर्णन करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमसे 2 चीज पूछे गया है। फर्स्ट हमसे पूछी गई है पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, सेकंड उसकी प्रवृत्ति, और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है जो हमारा पॉलिटिक्स और राजनीतिक सिद्धांत है उनके बीच में क्या अंतर है और राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है। तो 2 चीजें ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछी गई है, 2 चीजें नीचे वाले क्वेश्चन में पूछी गई है। तो चलिए
इनको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि राजनीति आखिर है क्या। तो स्टूडेंट क्या आपने कभी सोचा है कि राजनीति सिर्फ नेताओं और चुनाव तक सीमित नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, एक ऐसा आंसर लिखवाऊंगा जिसे सुनकर आप समझेंगे कि जो राजनीति की समझ है वो हमेशा के लिए आपके लिए बदल जाएगी। तो स्टूडेंट हम समझेंगे कि राजनीति क्या है, इसकी मुख्य प्रकृतियां क्या है, राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत में अंतर क्या है, और राजनीति में राजनीतिक सिद्धांत की जरूरत क्यों है। तो स्टूडेंट आप इसको एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिए अगर कोई भी एक गांव है, तो गांव के लोग मिलकर तय करते हैं कि नदी से पानी लाने के लिए एक नहर बनाई जाए। तो अब सवाल उठता है, नहर कहाँ बनेगी, किसके खेत से होकर गुजरेगी, पैसे कौन देगा और काम कौन करेगा। तो लोगों के बीच बहस होने लगती है। कोई कहता है कि नहर स्कूल के पीछे से निकलनी चाहिए, कोई कहता है कि मंदिर के पास से। तो सब लोग चाह रहे हैं कि उन्हें ज्यादा फायदा मिले, कुछ सबका भला सोच रहे हैं। तो स्टूडेंट यही है राजनीति। जब लोग मिलकर कोई सामूहिक फैसला लेते हैं तो वहीं से हमारी राजनीति शुरू होती है। तो स्टूडेंट चलिए अब हम हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, एक छोटा सा परिचय, एक छोटी सी भूमिका लिख लेते हैं। भूमिका में हम देखेंगे, पॉलिटिक्स इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी बिकॉज वेरेवर पीपल लाइव टुगेदर प्रोसेस लाइक डिसीजन मेकिंग। यानी कि जो राजनीति है वो एक तरह का ऐसा व्यवहार है जिसमें कि जो लोग हैं वे एक साथ रहते हैं और वहीं पे वे निर्णय शक्ति, शक्ति संतुलन और संसाधनों का वितरण करते हैं। तो स्टूडेंट राजनीति और जो राजनीतिक सिद्धांत है ये दोनों ही अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके जो उद्देश्य और स्वरूप है ये अलग अलग है। जो कि राजनीति जो है वो हमें बताती है कि समाज में क्या हो रहा है, लेकिन जो हमारे राजनीतिक सिद्धांत है वे हमें बताते हैं कि क्या होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसलिए जो राजनीति की समझ है इसके लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टूडेंट ये तो हमारी एक छोटी सी भूमिका, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है व्हाट इज पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति क्या है। Politics is the process through which power is used, decisions are made and resources are distributed in a society। यानी कि स्टूडेंट राजनीति सिर्फ नेताओं और मंत्रियों का विषय नहीं है। राजनीति का असली अर्थ है समाज में निर्णय कैसे लिए जाते हैं, शक्ति किसके पास है, संसाधनों का बंटवारा कैसे किया जाता है और टकराव कैसे सुलझाए जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में शक्ति का प्रयोग, निर्णय निर्माण, संसाधनों का वितरण होता है। तो स्टूडेंट राजनीति जो हमारी है वो केवल सरकार या चुनाव तक सीमित नहीं रहते। ये हमारे विभिन्न हमारे जो कम्युनिटीज, ऑर्गेनाइजेशन और जो पंचायत होती है वहां पर हमें हर जगह पर देखने को मिल जाती है। तो स्टूडेंट जैसे कोई हमने वो ऊपर गांव वाला एग्जांपल देखा था, तो उस गांव में नहर बनानी है तो यह एक राजनीति है। किसके खेत से गुजरेगी यह भी एक राजनीति है, और गांव का मुखिया फैसला ले या पूरी पंचायत ये भी हमारी एक राजनीति है। यानी कि जो मतलब है, मतलब यही हुआ कि राजनीति हर जगह है, घर में भी है, स्कूल में भी है, कॉलेज में भी, समुदाय में भी और देश में भी। तो स्टूडेंट यही थी हमारी राजनीति, पॉलिटिक्स, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति की मुख्य प्रकृति। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नेचर ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का स्वरूप। तो द कोर एलिमेंट ऑफ पॉलिटिक्स इज पावर, हु विल टेक डिसीजन, हाउ दे विल बी टेकन एंड इन हुज इंटरेस्ट दे विल बी टेकन। यानी कि कौन निर्णय लेगा, किसे अधिकार मिलेगा। तो शक्ति का स्वरूप है, राजनीति का मुख्य जो तत्व शक्ति है वो यही है कि कौन निर्णय लेगा, किसको कैसे लेगा और किसके हित में लेगा। जैसे कि आप समझिएगा गांव के मुखिया के पास अधिकार है लेकिन पंचायत की जो राय है वो भी जरूरी है। यही हमारा एक शक्ति का वितरण है। तो राजनीति में शक्ति का वितरण होता है। सेकंड आता है कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, यानी कि संघर्ष और सहयोग। तो कॉन्फ्लिक्ट इज ए नेचुरल इन पॉलिटिक्स बट पॉलिटिक्स रिसोल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड एस्टैब्लिश कोऑपरेशन एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। यानी कि जहां लोग होंगे वहां पर मतभेद भी होंगे और समझौता भी होगा। तो स्टूडेंट्स राजनीति में जो संघर्ष है वो बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन इसका जो समाधान है उससे समाज में सहयोग और स्थिरता स्थापित होती है। तो मान लीजिए आप एक उदाहरण लीजिएगा, कोई भी किसान है वो चाहता है कि नहर उसके खेत के पास से आए, लेकिन जो दूसरा किसान है वो कहता है कि मेरे खेत से लाओ। तो जो टकराव है वो होता है, लेकिन दोनों के बीच में बातचीत होती है तो समाधान भी निकलता है। तो यही हमारी राजनीति है। थर्ड हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग
लिमिटेड रिसोर्सेज इन ए जस्ट मैनर टेक्स प्लेस थ्रू पॉलिटिक्स, यानी कि जो सीमित संसाधन है वो हमारा अधिक राजनीति को बढ़ावा देता है। मान लीजिएगा पानी कम है, किसे कितना मिलेगा, ये एक राजनीतिक निर्णय है। तो समाज में सीमित संसाधनों को न्यायपूर्ण ढंग से बंटने की प्रक्रिया राजनीति के माध्यम से ही होती है। फोर्थ हमारा आता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस दैट क्रिएट लॉज, फॉर्मूलाज, पॉलिसीज एंड गिव डायरेक्शन टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट, नीतियां, योजनाएं, कानून, ये सब हमारी एक राजनीतिक प्रक्रियाएं है। तो ये हमारे प्रशासन को दिशा देने वाली प्रक्रिया होती है। फोर्थ आता है रिलेशन विद पब्लिक इंटरेस्ट। तो पॉलिटिक्स एम टू अचीव गोल्स लाइक सोशल जस्टिस, यानी कि हमारा सामाजिक न्याय, समानता यानी कि इक्वालिटी, सिटीजन वेलफेयर यानी कि नागरिक कल्याण। तो ये सभी हमारे कुछ ऐसे तत्व है जिनको हमारी राजनीति सुनिश्चित करती है। तो न्याय, समानता, अधिकार, ये सब राजनीति से ही सुनिश्चित होते हैं। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे राजनीति की मुख्य प्रकृतियां। इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है वो हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ रियल एक्टिविटीज, इवेंट्स एंड पावर प्रोसेस, यानी कि स्टूडेंट, जो राजनीति है वो वास्तविक गतिविधियां, घटनाओं और शक्ति प्रक्रियाओं का अध्ययन है। साथ ही ये हमें बताती है कि समाज में सत्ता कैसे काम करती है, कौन निर्णय लेता है और क्यों निर्णय लेता है। तो आप एक उदाहरण के माध्यम से दोनों का फर्क समझो। तो जो राजनीति है वो कहती है कि जमीन पर क्या हो रहा है, जैसे कि हमने वो गांव वाला एग्जाम्पल देखा था। तो उसमें जो हमारा वो गांव था, वो कौन नहर चाहता है, कौन नहीं चाहता है, ये हमारा राजनीति है। इसके बाद राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक सिद्धांत है कि होना क्या चाहिए। तो नहर का फैसला किस तरह से होना चाहिए, उसको बराबरी से पानी मिलना चाहिए या नहीं, वो हमारा एक राजनीतिक सिद्धांत है। हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो राजनीति है वो वास्तविकता दिखाती है, लेकिन जो राजनीतिक सिद्धांत है वो आदर्श और विश्लेषण के साथ होती है। तो इसके विपरीत स्टूडेंट, जो हमारे राजनीतिक सिद्धांत है वे वैचारिक, दार्शनिक और नैतिक विश्लेषण करते हैं, और ये हमारी स्वतंत्रता, समानता यानी कि इक्वालिटी, न्याय यानी कि जस्टिस, इन सभी जैसे जो मूल प्रश्न है, इन सभी का हमें अध्ययन करना आता है। तो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स इज प्रैक्टिकल एंड इंपीरियल, वेयर पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉर्मेटिव एंड एनालिटिक। तो पॉलिटिक्स एक्सप्लेन्स व्हाट इज विल, पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाट ought टू बी, यानी कि राजनीति बताती है क्या हो रहा है, और जो राजनीतिक सिद्धांत है वो बताता है कि क्या होना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये था हमारा राजनीतिक और राजनीतिक सिद्धांत में अंतर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत की जो आवश्यकता है वो आखिर है क्यों। तो स्टूडेंट, राजनीति बिना सिद्धांत के, आप कहा जाता है कि जो राजनीति है वो बिना सिद्धांत के अंधी होती है, यानी कि वो देख नहीं सकती। फर्स्ट हमारा आता है इसमें इंटेलेक्चुअल बेसिक फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति को समझने का वैचारिक अधिकार। तो पॉलिटिक्स इज कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल थ्योरी गिवन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंडिंग इट। तो राजनीति जटिल है, सिद्धांत इसे समझना आसान बनाता है। सेकंड आता है प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यू, यानी कि मूल्य की रक्षा। तो पॉलिटिकल थ्योरी इंटरप्रेट्स एंड प्रोटेक्ट्स वैल्यू लाइक फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी कि समानता, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। ये जो हमारे मूल्य हैं, इन सभी की व्याख्या और सुरक्षा हमारे राजनीतिक सिद्धांत करता है। तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सिर्फ राजनीति से नहीं, सिद्धांत से भी आते हैं। थर्ड हमारा आता है गाइडेंस फॉर पॉलिसी मेकिंग, यानी कि इट टेल्स विच पॉलिसीज आर डेमोक्रेटिक एंड जस्ट एंड विच आर नॉट, यानी कि नीति निर्माण को दिशा। तो सही नीतियां वही सरकारें बनाती है जो कि सिद्धांत को समझती है। फोर्थ आता है मेक सिटीजन अवेयर, तो इट मेक सिटीजन पॉलिटिकली कॉन्शियस एंड क्राइटिकल सो दे कैन पार्टिसिपेट एक्टिवली इन डेमोक्रेसी। तो स्टूडेंट, सिद्धांत नागरिकों को यह समझने में मदद करता है कि कब कोई नीति सही है और कब वो नीति गलत है। तो स्टूडेंट, इसलिए यह नागरिकों को राजनीतिक रूप से सचेत और आलोचनात्मक बनाती है, जिससे कि वे लोकतंत्र में सक्रिय भूमिका भी निभा सके। फिफ्थ हमारा जो आता है वो हमारा आता है हेल्प्स इन कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, यानी कि संघर्ष समाधान में सहायता। तो राजनीतिक सिद्धांत विविधताओं से भरे समाज में सहमति और न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाने में मदद करता है। तो स्टूडेंट, ये जो सिद्धांत है ये हमें बताता है कि किस प्रकार न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाई जाए। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता यानी कि उसका महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो अब हम पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। कंक्लूजन में हम देखेंगे, thus it is clear that politics represent the real process of society
पावर, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड पॉलिसीज। यानी कि राजनीति वास्तविक समाज की वास्तविक प्रक्रियाओं का व्यवहारिक रूप है, जबकि जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है वो हमें एक दार्शनिक और वैचारिक विश्लेषण देता है। तो स्टूडेंट, राजनीति केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि समाज को चलाने की वैज्ञानिक और नैतिक प्रक्रिया है। और राजनीतिक सिद्धांत वह चश्मा है जिससे कि हम राजनीति को सही तरीके से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, राजनीति की प्रकृति को समझने, लोकतांत्रिक मूल्यों को रक्षा करने, इस सभी के लिए हमारे राजनीतिक सिद्धांत आवश्यक है, और ये दोनों मिलकर ही समाज के राजनीतिक ढांचे को मजबूत बनाते हैं। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन डिटेल। यानी कि राजनीति को समझने के लिए जो शक्ति यानी कि जो पावर है उसकी अवधारणा क्यों महत्वपूर्ण है, इस कथन के बारे में हमें बताना है। यहीं पर हमसे और करके पूछा गया है, डू यू एग्री दैट द स्टडी ऑफ पावर इज सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, गिव रीजन। यानी कि आप मानते हैं कि राजनीति की समझ के लिए शक्ति का अध्ययन केंद्रीय विषय है, और अगर है तो उसके कारण बताइए। तो स्टूडेंट, हमसे यहाँ पे दो चीजें पूछी गई है। फर्स्ट हमारे राजनीति में शक्ति की अवधारणा, और सेकंड हमसे राजनीति की समझ के लिए शक्ति का अध्ययन और उसके कारण। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लिख लेते हैं, और इसके आंसर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, पॉलिटिक्स is fundamentally a process of power. The understanding of politics begins only when we understand who holds power in society. यानी कि राजनीतिक हमारी मूल्यतः एक शक्ति की प्रक्रिया है। तो राजनीति को हम तभी समझ सकते हैं जब हम समाज में शक्ति किसके पास है इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है, आप बिना सोचे बोल देते हो ये नेता बहुत पावरफुल है, तो पुलिस के पास ज्यादा पावर है, सरकार ने ये फैसला क्यों किया? लेकिन आपने कभी सोचा कि राजनीति को पूरी समझ शक्ति के इर्द गिर्द ही क्यों घूमती है? तो स्टूडेंट, आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा कोई शहर है, उसमें दो मोहल्ले हैं। तो दोनों मोहल्ले में पानी की भारी कमी थी। नगर निगम के पास सिर्फ एक ही टैंकर भेजने का बजट था। तो अब सवाल आया कि टैंकर पहले किस मोहल्ले में भेजा जाए। तो जो हमारा ए नगर था उसका प्रधान बोला कि हमारे यहाँ बुजुर्ग ज्यादा है, पानी पहले हमें मिलना चाहिए। लेकिन जो हमारा बी नगर था वो बोलता है कि नहीं, हमारे यहाँ आबादी ज्यादा है, हमको मिलना चाहिए। तो बहस शुरू, तकरार शुरू, तकरार बढ़ने लगा, लेकिन आखिर फैसला कौन लेगा? तो यही शक्ति है, यानी कि कौन अंतिम निर्णय लेता है, और जहां निर्णय लेने की ताकत होती है वहीं राजनीति जन्म लेती है। तो स्टूडेंट, इसलिए हम कह सकते हैं कि अनेक राजनीतिक विचारक जैसे कि हमारे मैक्स वेबर, रॉबर्ट डायल, मिशेल फूके, इन सभी ने हमारी राजनीति को एक शक्ति की प्रक्रिया बताया है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो अब हम मेन बॉडी में सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, यानी कि शक्ति की अवधारणा का अर्थ। तो द सिंपल मीनिंग ऑफ पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, यानी कि व्यवहार, डिसीजन यानी कि निर्णय, एक्शंस और ऑफ अदर्स इन पॉलिटिक्स। पावर मीन्स, यानी कि शक्ति का सरल अर्थ है दूसरों के व्यवहार, निर्णय और कार्य को प्रभावित करने की क्षमता। तो स्टूडेंट, राजनीति में अगर हम शक्ति का मतलब देखें तो राजनीति में शक्ति का मतलब होगा वो इज मेकिंग द डिसीजन, यानी कि कौन फैसला लेगा। वो एज इन्फ्लुएंस, यानी कि किसके पास प्रभाव है, कौन दूसरों को आदेश दे सकता है या रोक सकता है, कौन संसाधनों का वितरण करेगा। और इसलिए जो राजनीति है वो हर पक्ष के शक्ति का केंद्र बिंदु होती है। तो मतलब यही हुआ कि राजनीति जो शक्ति जो है वो राजनीति की एक धड़कन है। तो स्टूडेंट, शक्ति की अवधारणा हमारी यही थी कि दूसरे के व्यवहार, निर्णय और कार्य को प्रभावित करने की क्षमता को ही हम शक्ति कहते हैं। तो यही थी हमारी मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, यानी कि शक्ति की अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पावर, यानी कि राजनीति और जो शक्ति है इन दोनों के संबंध के बारे में हमें बताना है।
तो द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल बिकॉज पॉलिटिक्स इज इसेंशियल द प्रोसेस ऑफ द यूज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर। यानी कि राजनीति को समझने के लिए जो शक्ति की अवधारणा है वो उसके प्रयोग, उसके वितरण और एक उसके संघर्ष की प्रक्रिया है। तो चलिए कुछ बिंदुओं के माध्यम से इनका जो संबंध है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोल ऑफ पावर इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि वो टेक डिसीजन इन सोसाइटी, गवर्नमेंट, लीडर्स, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि समाज में निर्णय कौन लेगा, तो स्टूडेंट, सरकार, नेता, समूह या संगठन, ये हमारी शक्ति तय करती है। तो निर्णय निर्माण जो है वो शक्ति से ही चलता है। तो हर नीति, हर कानून शक्ति के आधार पर बनता है। उदाहरण के लिए नगर निगम के हाथ में पावर थी, उन्होंने तय किया कि टैंकर पहले कहाँ जाएगा। सेकंड हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी इसके संसाधनों का वितरण। तो संसाधन जैसे कि हमारे वेल्थ हो गए, हमारा धन, अपॉर्चुनिटी, अवसर, सिक्योरिटी, हमारी सुरक्षा, जॉब्स, हमारी नौकरी, तो ये सभी सीमित होते हैं। तो इसलिए जो हमारी राजनीति है वो तय करती है कि इन्हें कैसे बांटा जाएगा, और ये जो प्रक्रिया है ये भी पूरी तरीके से हमारी शक्ति पर ही आधारित होती है। तो पानी, सड़क, पैसा, नौकरी, ये सब सीमित है, किसे मिलेगा, कितना मिलेगा, ये हमारी शक्ति तय करती है। थर्ड हमारा आता है बेसिक ऑफ अथॉरिटी एंड legitimacy। तो इन पॉलिटिक्स पावर इज नॉट merely कंट्रोल और फोर्स, इट इज बेस्ड ऑन लेजिटिमेट consent एंड established रूल्स। यानी कि राजनीति में केवल बल या नियंत्रण ही नहीं, यह है वैधता, सहमति और नियमों पर भी आधारित होती है। तो स्टूडेंट, सरकार बल से नहीं चलती, वैधता से चलती है, लोग उसे स्वीकार करते हैं, इसलिए उसकी जो शक्ति है वो टिकती है। फोर्थ हमारा आता है पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि संघर्ष और शक्ति। तो पॉलिटिक्स इज फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट सोशल ग्रुप, जैसे कि हमारी जाति, वर्ग, लिंग, समुदाय, तो ये अपने हितों के लिए शक्ति की तलाश करते हैं, और शक्ति को प्राप्त करने और बनाए रखने की यह प्रक्रिया राजनीति की एक जड़ है। तो जाति, वर्ग, समुदाय, संगठन सब शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं। उदाहरण के लिए मोहल्ले में भी दोनों नेता पावर के लिए भिड़ रहे थे। एक चाहता था मेरे लोगों को पहले फायदा मिले, दूसरा कहता था मेरे लोगों को। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं संघर्ष भी हमारी राजनीति है, और समाधान हमारे शक्ति का परिणाम है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा संघर्ष और शक्ति। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है डोमिनेशन एंड रेसिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू माइकल फोकोल्ट, यानी कि जो हमारे मिशेल फोको है, माइकल फोकोल यानी कि मिशेल फोको जो है, वे कहते हैं कि शक्ति हर जगह मौजूद होती है, यानी कि पावर एक्सिस्ट्स एवरीवेयर, चाहे स्कूल हो, चाहे परिवार हो, सब जगह। तो फ्रांसीसी विचारक फोको कहते हैं कि शक्ति सिर्फ सरकार में नहीं होती, स्कूल में, ऑफिस में, घर में, समाज की हर जगह शक्ति मौजूद है, यानी कि राजनीति घर तक भी पहुंच जाती है। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पावर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा थर्ड आता है, जिसमें हम बात करते हैं इज द स्टडी ऑफ पावर सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स विद रीजन। यानी कि राजनीति की समझ के लिए शक्ति का अध्ययन केंद्रीय विषय है भी, तो क्यों है, उसके कारण। तो यस, द स्टडी ऑफ पावर इज एब्सोल्युटली सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स। यानी कि राजनीति की समझ के लिए शक्ति का जो अध्ययन है वो हमारे लिए एक केंद्रीय माना जाता है। तो क्यों माना जाता है उनको हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ पावर, यानी कि पॉलिटिक्स इज ऑफ्टन कॉल्ड द स्टडी ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का अध्ययन। विदाउट पावर पॉलिटिक्स कैन नॉट एग्जिस्ट। तो राजनीति एक तरीके का शक्ति का अध्ययन है, फैसले कैसे लेता है, कौन करता है, क्यों करता है। सेकंड हमारा आता है पावर रिवील्स द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, यानी कि शक्ति समाज की संरचना बताती है। तो अंडरस्टैंडिंग who हैज मोर पावर एंड व्हाई हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इनइक्वालिटी विद इन सोसाइटी। तो स्टूडेंट, किसके पास ज्यादा पावर है, किसके पास कम पावर है, इससे समाज की जो असमानता है वो भी हमें समझ में आती है। थर्ड हमारा आता है क्लैरिफाइज द रोल ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, यानी कि राज्य और सरकार की भूमिका स्पष्ट होती है। तो वो गवर्नेंस यानी कि शासन कौन करेगा, हाउ दे गवर्नन यानी कि कैसे करेगा, एंड वो इंटरेस्ट देन गवर्नेंस यानी कि किसके हित में करेगा। तो नेता रैलियां क्यों करते हैं, लोग वोट क्यों देते हैं, स्टूडेंट चुनाव किस लिए होती है, शक्ति किसके हाथ में जाएगी, यह तय करने के लिए भी जो हमारा राजनीति है वो बहुत ही जरूरी हो जाती है। फोर्थ हमारा आता है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लोकतंत्र का आधार शक्ति वितरण है। तो स्टूडेंट, डेमोक्रेसी इज बुल्ट ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जैसे कि हमारे चुनाव, इलेक्शन, अधिकार, सहभागिता, तो ये सब हमारे शक्ति के ही रूप है। तो स्टूडेंट, नेता रैलियां क्यों करते हैं, लोग वोट क्यों देते हैं, पार्टियां गठबंधन क्यों बनाते हैं, ये सब इसलिए किया जाता है ताकि उनके पास तक शक्ति आ सके। तो शक्ति पाने के लिए ये सब किया जाता है।
फिफ्थ हमारा इसमें आता है एक्सप्लेन पॉलिटिकल बिहेवियर, यानी कि राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या। तो द बिहेवियर ऑफ लीडर्स पार्टीज एंड सिटीजन इन इन्फ्लुएंस बाय द एक्विजिशन ऑफ यूज ऑफ पावर, यानी कि जो नेताएं पार्टी नागरिक होते हैं इन सभी का राजनीतिक व्यवहार शक्ति की प्राप्ति और उपयोग से ही प्रभावित होता है। जिसके पास ज्यादा शक्ति है वही जो नीति है वही बदलवा सकता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा क्या राजनीति की समझ के लिए शक्ति का अध्ययन केंद्रीय विषय है, कारण सहित, जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन यानी कि एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो स्टूडेंट कंक्लूजन में हम देखेंगे कि दूज इट इज क्लियर दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति को सही अर्थों में समझने के लिए जो शक्ति की अवधारणा है वो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो राजनीति का पूरा ढांचा शक्ति के आधार पर ही खड़ा होता है। निर्णय, संसाधन, संघर्ष, अधिकार, हर चीज का केंद्र हमारा शक्ति है। तो इसलिए राजनीति को समझने के लिए शक्ति को समझना जरूरी है। जब हम शक्ति को समझते हैं तब हम राजनीति को सही तरीके से पढ़ पाते हैं। तो स्टूडेंट राजनीति का अध्ययन वास्तव में शक्ति का अध्ययन है। राजनीति में शक्ति को केंद्र में रखे बिना राजनीतिक घटनाओं और प्रक्रियाओं को जो समझना है वो बहुत ही ज्यादा असंभव हो जाता है। तो स्टूडेंट यही हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन था, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा आंसर नंबर सेकंड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करेंगे क्राइटिकल एग्जामिन द इंपेरियल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का जो अनुभवजन्य दृष्टिकोण है उसकी हमें आलोचना करनी है। और करके हमसे पूछा गया है व्हाट आर द हिस्टोरियल, नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के ऐतिहासिक, मानक और अनुभवजन्य दृष्टिकोण क्या है। तो स्टूडेंट इसमें हमसे राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आंसर नंबर 3 की। और आंसर नंबर 3 की हम जो शुरुआत करेंगे वो हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी यूजेस वेरियस अप्रोच टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, द मेजर वंस आर द हिस्टोरिकल अप्रोच, द नॉर्मेटिव अप्रोच एंड द इंपीरियल अप्रोच। तो स्टूडेंट जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है इसके हमारे 3 दृष्टिकोण है। फर्स्ट ऐतिहासिक दृष्टिकोण, सेकंड मानकात्मक दृष्टिकोण और थर्ड हमारा अनुभवजन्य दृष्टिकोण। तो ये जो हर दृष्टिकोण है ये हमें अलग अलग नजरिया देता है। तो स्टूडेंट क्या आपने कभी सोचा है कि राजनीतिक सिद्धांत आखिर कैसे समझ में आता है? तो इसलिए राजनीति को देखने के लिए हम इन 3 ही चश्मों का यूज करते हैं, जो एक तो हमें इतिहास दिखाता है, दूसरा हमें बताता है कि क्या सही है और तीसरा जो कि हमें जमीन की सच्चाई दिखाता है। तो स्टूडेंट आप इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा कोई भी एक शहर है और उस शहर में बड़ी बहस शुरू होती है कि हमारे शहर की राजनीति सही दिशा में जा रही है या नहीं। तो इस बात को समझने के लिए 3 लोग आते हैं, एक हमारा इतिहास जी, सेकंड हमारे नैतिक बाबू और थर्ड हमारे विज्ञान लाल। तो ये तीनों राजनीति को अपने अपने चश्मे से देखते हैं। यही 3 चश्मे राजनीतिक सिद्धांत में ऐतिहासिक, मानकात्मक और अनुभवजन्य दृष्टिकोण माने जाते हैं। तो स्टूडेंट इसलिए हम पहले इन तीनों इस उत्तर में पहले तीनों दृष्टिकोण को समझेंगे, फिर जो हमारा अनुभवजन्य दृष्टिकोण है उसका आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। तो ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात करेंगे हिस्टोरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले बोलते हैं हमारे इतिहास जी, जैसे कि अभी स्टोरी अभी जो हम ऊपर बता रहे थे वही स्टोरी हम कंटिन्यू रखते हैं। तो वे कहते हैं कि स्टूडेंट राजनीति को समझना है तो पहले ये समझो कि यह बनी कैसे, क्यों बनी और कैसे बदलती रही। तो स्टूडेंट द हिस्टोरिकल अप्रोच अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स विद इन इट्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो है वो उसके ऐतिहासिक संदर्भ में राजनीति को दर्शाता है। ये बताता है कि किसी विचार का विकास किन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में हुआ। तो स्टूडेंट उदाहरण के तौर पे प्लेटो ने आदर्श राज्य क्यों लिखा, रूसों ने सामाजिक अनुबंध क्यों दिया, भारत में लोकतंत्र क्यों मजबूत हुआ। तो प्लेटो, अरस्तु जैसे जो विचारक थे उनके सिद्धांतों को बिना उनके समय के ऐतिहासिक माहौल को समझना पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। तो स्टूडेंट ये सब उनके समय, संस्कृति और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण हमें बताता है कि राजनीतिक सिद्धांत अचानक नहीं आते, वे समय, संस्कृति और संघर्षों की उपज होती है।
तो स्टूडेंट यह दृष्टिकोण सिद्धांतों को समय और समाज की उपज मानता है, इसलिए यह राजनीति के विकास, परिवर्तन और निरंतरता का अध्ययन करने में उपयोगी है। तो स्टूडेंट इसमें कहा जाता है कि अपने शहर की राजनीति समझनी है तो पहले ये समझो कि यह शहर यहाँ तक कैसे पहुंचा, यानी कि एक तरीके से आप उसका इतिहास का अध्ययन समझ सकते हो। तो स्टूडेंट यही था हमारा राजनीतिक सिद्धांत का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इसके बाद जो हमारा सेकंड आता है वो हमारा आता है नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी, यानी राजनीतिक सिद्धांत का मानकात्मक दृष्टिकोण। तो अब हम राजनीतिक सिद्धांत के मानकात्मक दृष्टिकोण के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब स्टूडेंट अब आए हमारे नैतिक बाबू। तो वे कहते हैं कि राजनीति केवल यह नहीं कि क्या है, बल्कि यह भी है कि क्या होना चाहिए। तो द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ दिस अप्रोच इज व्हाट ought टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए। इट फोकस ऑन वैल्यूज लाइक हमारे जस्टिस, न्याय, लिबर्टी हमारी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता। तो ये सभी हमारे इन सभी मूल्यों पर ये ध्यान देता है। तो ये दृष्टिकोण पूछता है कि न्याय कैसा होना चाहिए, लोगों के अधिकार क्या होने चाहिए, एक अच्छा राज्य कैसे होना चाहिए। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, प्लेटो आइडियल स्टेट, रूसो की सामान्य इच्छा, बिल की स्वतंत्रता, रोल्स का न्याय, तो ये सब हमारे एक तरीके के मानकात्मक सिद्धांत ही है। तो द नॉर्मेटिव अप्रोच गिव्स पॉलिटिक्स ए मॉरल एंड वैल्यू बेस्ड डायरेक्शन, यानी कि मानकात्मक दृष्टिकोण हमें दिशा देता है कि समाज में क्या सही होना चाहिए। तो स्टूडेंट यही था हमारा मानकात्मक दृष्टिकोण, जो कि कहता है कि क्या होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है वो हमारा आता है इंपेरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का अनुभवजन्य दृष्टिकोण। तो द इंपेरिकल अप्रोच स्टडीज पॉलिटिक्स इन ए साइंटिफिक एंड फैक्ट बेस्ड मैनर। इट आस्क्स व्हाट एक्चुअल हैपेंस, यानी कि ये पूछता है कि क्या है और क्या होता है। तो स्टूडेंट अब है हमारे विज्ञान लाल। तो विज्ञान लाल कहते हैं कि जो दिख रहा है वही सच है, पहले इकट्ठा करो जैसे कि डेटा, सर्वे, अवलोकन, वास्तविक प्रकार, और उसी आधार पर फिर राजनीति को समझो। तो इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन, सर्वे, सांख्यिकी विश्लेषण, व्यवहार का प्रत्यक्ष अध्ययन। तो स्टूडेंट यही सभी हमारे इसके अंदर होता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका है। अब हम बात कर लेते हैं मेन फीचर्स ऑफ द एम्पिरिकल अप्रोच, यानी कि अनुभवजन्य दृष्टिकोण की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहला इसमें आता है स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स फ्री फ्रॉम वैल्यू, यानी कि ये जो दृष्टिकोण है ये पूछता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसका व्यवहार कैसा है। तो राजनीति का अध्ययन मूल्यों से मुक्त होकर तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। सेकंड आता है राजनीति को वैज्ञानिक पद्धति द्वारा समझना चाहिए। थर्ड राजनीतिक व्यवहार और प्रक्रियाओं पर जोर, जैसे कि हमारा मतदान वो बिहेवियर हो गया, या वोटिंग बिहेवियर, लीडरशिप स्टाइल, या हमारे समूह का प्रभाव हो गया। तो यही हमारे अनुभवजन्य दृष्टिकोण की कुछ मुख्य विशेषताएं थी जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अनुभवजन्य दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण, यानी कि क्राइटिकल एवल्यूएशन ऑफ द एम्पिरिकल अप्रोच। तो स्टूडेंट चलिए आलोचनात्मक परीक्षण कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा अनुभवजन्य दृष्टिकोण है वो कुछ अच्छे काम तो करता है, लेकिन उसकी कुछ कमियां भी है। तो क्या क्या कमियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम उसकी विशेषताएं यानी कि उसके लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ एडवांटेज ऑफ द एम्पिरिकल अप्रोच। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन। तो राजनीतिक सिद्धांत को अधिक वस्तुनिष्ठ और प्रमाण आधारित बनाता है। सेकंड आता है एम्फेसिस ऑन डेटा एंड ऑब्जर्वेशन, यानी कि डेटा और प्रत्यक्ष अवलोकन पर जोर। तो जो हमारे ये तत्व हो गए जैसे सर्वेक्षण, सांख्यिकी, तो इन सभी से राजनीति की जो वास्तविकता है वो सामने आती है। थर्ड आता है डिस्टेंस फ्रॉम आइडियलिज्म, यानी कि आदर्शवाद से दूरी। तो ये हमारे जो हमारे पुराने विचारक है प्लेटो और अरस्तु या रूसो, इन तरह की तरह आदर्श राज्य नहीं बनाता, बल्कि जो वास्तविक राजनीतिक प्रक्रिया है उनको समझाता है। फोर्थ हमारा आता है यूजफुल इन पॉलिसी मेकिंग, यानी कि ये हमारे नीति निर्माण में भी सहायक होता है। तो अनुभवजन्य सोच से ही जो सरकारें होती है वे वास्तविक समस्याओं को समझती है और उनको समझने के बाद उनसे ही फिर नीतियां बनाती है। तो स्टूडेंट ये तो अनुभवजन्य दृष्टिकोण की विशेषताएं और उसके जो लाभ थे वे मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अनुभवजन्य दृष्टिकोण की सीमाएं, यानी कि उसकी विशेषताओं को लेकर।
तो आलोचना में स्टूडेंट हम सबसे पहले देखेंगे इग्नोर्स वैल्यूज, यानी कि पॉलिटी इज नॉट ओनली अबाउट फैक्ट, इट आल्सो इंक्लूड्स जस्टिस, मोरालिटी एंड वैल्यूज। यानी कि मूल्य को ये नजरअंदाज करता है, तो वे मूल्य की बात कम करते हैं। तो राजनीति केवल तथ्य नहीं, वह न्याय, नैतिकता और मूल्य का क्षेत्र भी है, और वो इन सभी को अनदेखा कर देता है अनुभवजन्य दृष्टिकोण। सेकंड आता है अटेम्प्ट्स टू मेक पॉलिटिक्स टू साइंटिफिक। तो पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू ह्यूमंस एंड सोसाइटी, सो इट कैन नॉट बी स्टडी लाइक साइकिल साइंस, फिजिकल साइंस। यानी कि राजनीति को अत्यधिक वैज्ञानिक बनाने की कोशिश। तो स्टूडेंट, जो राजनीति है वो मनुष्य और समाज से जुड़ी हुई है, इसे भौतिक विज्ञान जैसा बनाना नहीं जा सकता। तो राजनीति भावनाओं से भी चलती है, सिर्फ डेटा से नहीं। तो स्टूडेंट, मानवीय भावनाएं और सामाजिक संदर्भ छोड़ दिए जाते हैं। तो वोटिंग, बर्ताव या राजनीतिक निर्णय केवल डेटा से ही नहीं समझे जा सकते, बल्कि उनकी भावनाएं, उनकी संस्कृति और उनका इतिहास भी इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। फोर्थ हमारा आता है लेस फोकस ऑन बिल्डिंग बिग थ्योरीज, यानी कि सिद्धांत निर्माण पर कम ध्यान। तो अनुभवजन्य जो शोध है वो अक्सर तथ्य तो बताता है, लेकिन जो बड़े सिद्धांत या विजन है उनको वो विकसित नहीं कर पाता। तो स्टूडेंट, फिफ्थ हमारा आता है वेस्टर्न बाइस, यानी कि पश्चिमी देशों तक सीमित अध्ययन। तो जो हमारे अधिकांश अनुभव जन्य शोध है, जैसे कि अमेरिका और यूरोप की जो राजनीतिक परिस्थितियां है, उन पर वो आधारित होता है, और ये हमारे अन्य समाजों पर लागू नहीं होता है। तो स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कि क्या तीनों जरूरी है? जी हाँ, राजनीति को पूरी तरह समझने के लिए तीनों ही चश्मे जरूरी है। दृष्टिकोण क्या देता है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जड़ें, मानकात्मक मूल्य, आदर्श, अनुभवजन्य, वास्तविकता और सबूत। तो अगर इनमें से एक भी गायब हो जाए तो जो तस्वीर है वो अधूरी रह जाती है। तो स्टूडेंट, इसलिए ये तीनों जरूरी है। इसके बाद जो हमारा, ये तो हमारी एक आलोचना हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन या एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो स्टूडेंट, निष्कर्ष में हम देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल थ्योरी ऑल थ्री अप्रोचेस, यानी कि जो हमारे ये तीनों दृष्टिकोण है, ये तीनों ही राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, राजनीति को समझना एक शहर को देखने जैसा है। अगर आप उसे सिर्फ इतिहास से देखोगे तो वो अधूरा रहेगा, आदर्शों से देखोगे तो भी अधूरा रहेगा, डेटा से रहेगा तो भी अधूरा रहेगा। तो पूरा चित्र तभी बनेगा जब आप इतिहास यानी कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण, आदर्श यानी कि मानकात्मक दृष्टिकोण, और डेटा यानी कि हमारा अनुभवजन्य दृष्टिकोण, इन तीनों से देखोगे तो तभी आपको एक साथ मिलाकर देखोगे तो तभी आपको एक पूरा शहर दिखेगा। तो इसलिए राजनीतिक सिद्धांत में ऐतिहासिक, मानकात्मक और अनुभवजन्य दृष्टिकोण, ये तीनों ही अनिवार्य माने जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये तीनों मिलकर ही राजनीतिक सिद्धांत को पूर्णता प्रदान करते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जिसमें हमसे पूछा गया है एवैल्यूएट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रीडम अंडर लिबरल थॉट, यानी कि उदारवादी विचार के अंतर्गत स्वतंत्रता की मूल अवधारणाओं का मूल्यांकन हमें करना है। तो स्टूडेंट, यहीं पे हमसे और करके या अथवा करके पूछा गया है कि एग्जामाइन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लिबरलिज्म, व्हाट कंटेम्पररी चैलेंजेस डज इट फेस, यानी कि उदारवाद के जो ऐतिहासिक विकास है उसके बारे में हमें बताना है, और इनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आज के समय में है। तो चलिए, इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका, एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे लिबरलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेडिशंस ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, यानी कि जो उदारवाद है वो हमारा एक ऐसी विचारधारा है जिसका मुख्य आधार व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकारों की रक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था और सीमित सरकार है। तो स्टूडेंट, इसका जो विकास हुआ था वो 17वीं सदी में, 17th सेंचुरी में हुआ था। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो ये हमारे कई सोसाइटी, कई आर्थिक और कई राजनीतिक चुनौतियां भी इसके सामने खड़ी हो चुकी है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा भूमिका, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग यानी कि मेन बॉडी का आता है। तो मेन बॉडी में हम बात करेंगे सबसे पहले एवल्यूएशन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रीडम इन लिबरल थॉट, यानी कि उदारवादी विचार में लोकतंत्र की मूल अवधारणाओं का मूल्यांकन। तो स्टूडेंट, जो हमारा फ्रीडम है वो फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, वो हमारे उदारवाद का सबसे केंद्रीय बिंदु होता है। तो स्टूडेंट, उदारवादी विचारक जैसे कि जॉन लॉक, जे.एस. मिल, थॉमस होब्स, तो इन सभी ने स्वतंत्रता को अलग अलग परिभाषा से
परिभाषित किया है, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है नेगेटिव फ्रीडम यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता। तो आप समझिएगा, अकॉर्डिंग टू इजाई बर्लिन नेगेटिव फ्रीडम मीन्स अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन ए पर्सनल लाइफ, यानी कि व्यक्ति के जीवन में भारी हस्तक्षेप का अभाव। तो स्टूडेंट आप इसको समझिए, जो निगेटिव लिबर्टी है वो एक तरीके से ऐसे है कि मुझे मत रोको। तो आप मान लीजिएगा, एक सिटी में सुबह 6 बजे जॉगिंग करता है एक लड़का, सोचता है मैं जहां चाहूं जा सकता हूं, जो चाहूं पढ़ सकता हूं, कोई गवर्नमेंट मुझ पर कंट्रोल नहीं करे। जैसे कि स्पीच हो गई, फ्रीडम हो गई, या हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, या हमारी बिजनेस की फ्रीडम हो गई। तो स्टूडेंट इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को सरकार, समाज या किसी संस्था द्वारा अनावश्यक दखल से मुक्त रहना चाहिए। यही हमारी एक नकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि नेगेटिव फ्रीडम है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि फ्रीडम स्पीच, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, रेजिडेंस। सरकार को नागरिक के निजी क्षेत्र में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। मूल्यांकन में अगर हम बात करें तो इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट, यानी कि हमारे व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करती है। लेकिन स्टूडेंट अगर सरकार बिल्कुल कंट्रोल ना करे तो जो पावरफुल लोग हैं वो अपने फायदे के लिए कमजोरों को दबा सकते हैं, और ये हमारी नेगेटिव लिबर्टी की एक सीमाएं है। तो इसलिए इसकी कुछ सीमाएं भी है। तो स्टूडेंट ये तो हमारी हो गई नकारात्मक स्वतंत्रता। सेकंड हमारी आती है पॉजिटिव फ्रीडम यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता। तो पॉजिटिव फ्रीडम मींस प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल्स विद द नेसेसरी कंडीशन टू अचीव देयर कैपेबिलिटीज एंड गोल्स, यानी कि व्यक्ति को अपनी क्षमता और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करना। तो आप पॉजिटिव लिबर्टी को इस तरीके से समझिएगा कि मुझे आगे बढ़ने की सही परिस्थितियां दो। तो एक लड़की आईएएस बनना चाहती है पर उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं, तो अगर सरकार स्कॉलरशिप दे, फ्री एजुकेशन दे, तभी वह अपनी पोटेंशियल तक पहुंच पाएगी। तो यही हमारे एक तरह की पॉजिटिव लिबर्टी है। मूल्यांकन अगर हम करें तो यह व्यक्तियों को वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कराती है, परंतु अत्यधिक सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के अति विस्तार का जो कारण है वो भी बन सकती है। तो यही थी हमारी सकारात्मक स्वतंत्रता। इसके बाद हमारी थर्ड आती है फ्रीडम बेस्ड ऑन नेचुरल राइट, जो कि हमारे जॉन लॉक का विचार है, यानी कि प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित स्वतंत्रता। तो अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक एन इंडिविजुअल नेचुरल प्रोपर्टीज राइट, यानी कि जॉन लॉक के अनुसार जो जन्म से प्राकृतिक अधिकार है वो उसको कुछ मिलते हैं, जैसे कि जीवन का, स्वतंत्रता का। तो जॉन लॉक ने कहा कि हर इंसान के पास जन्म से ये राइट है, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। तो अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी बिना परमिशन के ले जाए तो यह आपकी नेचुरल लिबर्टी पर आघात है। तो स्टूडेंट न ही इन्हें समाप्त करने के लिए और ना ही उनको कम करने के लिए राज्य को किसी भी तरह के अधिकार है। सेकंड हमारा आता है एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। तो मॉडर्न ह्यूमन राइट्स आर बेस्ड ऑन द आइडिया, यानी कि आधुनिक मानव अधिकार इसी विचार पर आधारित है। लेकिन प्राकृतिक अधिकार को सार्वभौमिक मानना कई बार हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट का कारण भी बना है, विवादास्पद भी बना है। तो स्टूडेंट यही था हमारा प्राकृतिक आधारित अधिकारों पर आधारित स्वतंत्रता। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है जेएस मिल हार्म प्रिंसिपल यानी कि हानि सिद्धांत। तो जेएस मिल स्टेटेड एन इंडिविजुअल में बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली व्हेन देयर एक्ट कॉजेस हार्म टू अदर, यानी कि व्यक्ति को वहीं तक सीमित किया जाए जहां उसकी स्वतंत्रता से दूसरे को हानि पहुंचने लगे। तो स्टूडेंट आप एक तरीके से कह सकते हैं, जो हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल है उनका हानि सिद्धांत कहता है कि तुम्हारी स्वतंत्रता वहीं खत्म है जहां किसी और को नुकसान शुरू हो। तो स्टूडेंट आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा, आप लाउड म्यूजिक सुन सकते हैं, लेकिन अगर पड़ोसी की नींद खराब हो रही है तो आपको जो म्यूजिक है वो आपको कम करना पड़ेगा। यही है मिल का हार्म प्रिंसिपल। तो इसका मूल्यांकन करें तो आधुनिक लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सीमा तय करने का व्यवहारिक आधार, परंतु हानि की परिभाषा जो है वो कई बार अस्पष्ट हो जाती है कि आखिर जो हानि है वो किसको माना जाए। तो स्टूडेंट यही थे हमारे जेएस मिल का हानि सिद्धांत। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लिमिट्स ऑफ लिबरल फ्रीडम, यानी कि उदारवादी स्वतंत्रता की सीमाएं के बारे में। तो स्टूडेंट इसमें आर्थिक असमानता स्वतंत्रता को वास्तविक नहीं रहने देती, साथ ही समाज, संस्कृति और धर्म का जो प्रभाव है वो भी व्यक्ति की पसंद को सीमित कर सकता है। और आज के युग में, डिजिटल युग में निगरानी कई चुनौतियां पैदा भी कर रही है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे एवोल्यूशन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रीडम इन लिबरल थॉट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लिबरलिज्म। तो अब हम उदारवाद के ऐतिहासिक विचार
के बारे में बात कर लेते हैं, तो द डेवलपमेंट ऑफ लिबरलिज्म कैन बी सीन इन थ्री मेजर फेजेस, यानी कि थ्री चरणों में हम इसको देखेंगे। फर्स्ट हमारा क्लासिकल लिबरलिज्म, यानी कि शास्त्रीय उदारवाद, जो कि हमारा 17 से 19 सेंचुरी तक चला। तो स्टूडेंट इस समय के जो मुख्य विचारक थे वे थे हमारे जॉन लॉक, हॉब्स, एड स्मिथ, और इसके जो सिद्धांत थे जैसे कि सीमित सरकार, मुक्त बाजार, व्यक्ति केंद्रित अधिकार, नकारात्मक स्वतंत्रता। तो स्टूडेंट सबसे पहला हमारा क्लासिकल लिबरलिज्म, जिसमें लॉक, हॉब्स, एड स्मिथ आए। इसमें मिनिमम गवर्नमेंट, फ्री मार्केट, इंडिविजुअल राइट्स आए। आप इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझिएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय मजदूरों ने कहा कि हमें आजादी चाहिए काम करने की, और इसी सोच से जो हमारा क्लासिकल लिबरलिज्म है, यानी कि जो शास्त्रीय उदारवाद है, वो हमारा चला था। सेकंड हमारा आता है सामाजिक उदारवाद, यानी कि सोशल लिबरलिज्म, जो कि हमारा 20th सेंचुरी में आया। तो इसके मुख्य विचारक थे टी.एच. ग्रीन, जे.एम. केन्स, लास्की, ये सभी इसके मुख्य विचारक थे। और मेन प्रिंसिपल थे इसमें वेलफेयर स्टेट, यानी कि कल्याणकारी राज्य, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉजिटिव लिबर्टी। तो स्टूडेंट जब गरीबों की हालत बदतर होने लगी तो गवर्नमेंट ने सोचा कि सिर्फ आजादी काफी नहीं, संसाधन भी देने होंगे। तो इसी तरीके से जो हमारा मॉडर्न लिबरलिज्म है वो हमारा चला, और ये जो चरण है ये पूंजीवाद की असमानताओं और औद्योगिक समाज की समस्याओं के जवाब के रूप में विकसित हुआ। तो स्टूडेंट यही था हमारा सामाजिक उदारवाद। इसके बाद थर्ड हमारा आता है नव उदारवाद, यानी कि न्यू लिबरलिज्म। तो ये हमारा 1980 के बाद में आया, और इसमें जो मुख्य विचारक थे वे थे हमारे मार्गरेट थैचर, रोनाल्ड रीगन। और इसके मुख्य सिद्धांत है हमारे फ्री मार्केट, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मार्केट ड्राइवन इकोनॉमी, सरकारी हस्तक्षेप में कमी, वैश्वीकरण, उदारीकरण। ये सभी हमारे इसके मुख्य सिद्धांत थे। तो स्टूडेंट भारत में 1991 की इकोनॉमिकल रिफॉर्म, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ये भी हमारे नव उदारवाद के कुछ उदाहरण है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे उदारवाद का ऐतिहासिक विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उदारवाद के सामने समसामयिक चुनौतियां, यानी कि अब हम बात कर लेते हैं कॉन्टेम्पररी चैलेंजेस बिफोर लिबरलिज्म। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी चुनौती आती है वो आती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो ए वेल्थ बिजनेसमैन वर्सेस ए पुअर लिबरल, तो दोनों का जो समान स्वतंत्रता है वो तो मिली, लेकिन दोनों के पास रिसोर्सेज बराबर नहीं है। रिजल्ट क्या हुआ, अमीर और ज्यादा अमीर हो गया और गरीब गरीब ही रह गया। तो पूंजीवाद और बाजार प्रधान नीतियों के कारण अमीर गरीब की खाई बढ़ी, जिससे कि उदारवाद पर प्रश्न भी उठे। सेकेंड आता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो कास्ट, रिलीजन, धर्म, जाति, नस्ल, इन सभी पर आधारित राजनीति, इंडिविजुअल फ्रीडम कमजोर पड़ने लगती है। तो स्टूडेंट ये भी उदारवादी को चुनौतियां दे रही है। इसके बाद थर्ड हमारा आता है कॉन्फ्लिक्ट्स इन मल्टीकल्चरल सोसाइटी। तो एक्सेस फ्रीडम एंड समथिंग वेकन सोशल यूनिटी। तो अधिक स्वतंत्रता और विविधता कभी कभी सामाजिक एकता को भी कमजोर कर देती है। तो स्टूडेंट बहुसांस्कृतिक समाज में भी इससे संघर्ष हुआ है। फोर्थ हमारा आता है डिजिटल सर्वेलेंस एंड प्राइवेसी क्राइसिस, यानी कि डिजिटल निगरानी और निजता का संकट। तो आज गूगल, मेटा, सरकारें सब डेटा कलेक्ट कर रही है। तो स्टूडेंट एक लड़के को यूट्यूब पर सेम टाइप्स की वीडियो मिली रहती है, क्योंकि उसके एल्गोरिथम ही उसे कंट्रोल कर रहा है। तो दिस चैलेंजेस इंडिविजुअल लिबर्टी, ये भी हमारे डिजिटल निगरानी, इससे भी चुनौती बढ़ रही है। फिफ्थ हमारा आता है स्टूडेंट पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स, यानी कि लोक अनुभव राजनीति। तो स्टूडेंट कुछ नेता लोगों की भावनाएं भड़काकर सत्ता में आते हैं, और ये लिबरल डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा हो जाती है। तो ये हमारे लोकतंत्र के मूल्यों, अल्पसंख्यक अधिकार, संस्थागत संतुलन, इन सभी को चुनौती देते हैं। सिक्स्थ हमारा आता है फेलियर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण की विफलताएं। तो आर्थिक सुरक्षा, बेरोजगारी और सांस्कृतिक असंतोष, ये सभी हमारे उदारवाद के वैश्विक मॉडल को कमजोर करते हैं। तो स्टूडेंट यही सभी थे हमारे सामने चुनौतियां उदारवाद की समसामयिक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे लिबरलिज्म इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट हैज डीपली इन्फ्लुएंस्ड द मॉडर्न वर्ल्ड, फ्रीडम, राइट्स, रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी। यानी कि जो हमारा उदारवाद है वो एक इस प्रकार के विचारधारा है जिसने कि आधुनिक विश्व को गहराई से प्रभावित किया, और जो हमारे संवैधानिक मूल्य हो गए इन सभी उदारवाद के ये हमारे ही उपहार है। तो उदारवाद हमें दो ताकत देता है, पहले आजादी सोचने की, कहने की, जीने की,
और वो साधन जिससे हम अपनी क्षमताओं तक पहुंच सके। लेकिन आजादी और नियंत्रण के बीच सही बैलेंस बनाना ही असली चुनौती है। तो उदारवाद न तो परफेक्ट है, न ही पूरी तरीके से गलत। तो ये हमारे एक उस प्रकार की यात्रा है जो कि लगातार बदलती रहती है। तो अगर हमें ऐसे समाज की तरफ बढ़ना है जहां पर हर इंसान अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सके, तो उदारवाद की इन दोनों स्वतंत्रताओं को समझना बेहद जरूरी हो गया। लेकिन स्टूडेंट, आज के समय में हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी है, जैसे आर्थिक असमानता, पहचान की राजनीति, डिजिटल निगरानी और लोक अनुभववाद। तो स्टूडेंट, ये सभी चुनौतियां हमारे उदारवाद के सामने है। तो स्टूडेंट, यही थे हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, व्हाई डिड मार्क्स कंसीडर कैपिटलिज्म एंड एक्सप्लोर सिस्टम, गिव रीजन। यानी कि मार्क्स ने पूंजीवाद को शोषणकारी व्यवस्था क्यों माना, इसका हमें कारण बताया है। और करके पूछा गया, व्हाट आर द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिज्म, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। यानी कि मार्क्सवाद की प्रमुख आलोचना क्या है और राजनीति के अध्ययन में इसका क्या योगदान है। तो स्टूडेंट, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी लिख लेते हैं। और इसके आंसर में हम सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, कार्ल मार्क्स revolutionary thinker of the 19th century who offer a new perspective on understanding society। यानी कि जो हमारे कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने हमारा एक ऐसा विचार दिया जिससे कि हमें राजनीति को समझने की एक नई दृष्टि मिली। उन्होंने पूंजीवाद समाज को गहराई से विश्लेषित करते हुए बताया कि पूंजीवाद मूल्यतः श्रम के शोषण पर आधारित है। तो स्टूडेंट, जो हमारे कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने शोषणकारी व्यवस्था हमारे पूंजीवाद को कहा। तो स्टूडेंट, इसी आधार पर उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, अधिशेष मूल्य जैसे जो सिद्धांत है वे हमें दिया है, लेकिन इसकी कुछ आलोचना भी है। तो स्टूडेंट, वहीं पर इसका कुछ योगदान भी है। तो चलिए, ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात करेंगे, व्हाई डिड मार्क्स कंसीडर कैपिटलिज्म एंड एक्सप्लोटिव सिस्टम। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, यानी कि अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द वर्कर सेल्स हिज लेबर पावर बट द वेज ही रिसीव इज फॉर लेस देन एक्चुअल वैल्यू हिज प्रोडक्ट। यानी कि मार्क्स के अनुसार मजदूर काम करता है, ओनर लाभ ले जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें, अगर मजदूर 1 घंटे में 200 रुपए का उत्पादन करता है, लेकिन उसे मजदूरी मिलती है सिर्फ 50 रुपए, तो बाकी 150 रुपए उसका शोषण है। तो इसको ही मार्क्स ने कहा अधिशेष मूल्य, जो कि पूरा का पूरा मालिक की जेब में जाता है। तो स्टूडेंट, आप इसको एक वो एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मान लीजिएगा रामू 10 घंटे में जितना उत्पादन करता है, ओनर उसी से करोड़ों कमाता है, लेकिन मजदूरों को सिर्फ जेब खर्ची मिल पाता है। तो यही था हमारा स्टूडेंट अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। सेकंड हमारा आता है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इन कैपिटलिज्म मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज, मशीन, लैंड एंड कैपिटल। तो स्टूडेंट, पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसमें कारखाने, मशीनें, जमीन, पैसा सब ओनर के पास ही होता है। मजदूर के पास सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है उसकी मेहनत। आप इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझिएगा। अगर रामू जॉब छोड़ देगा तो उसकी जगह लेने के लिए 100 लोग लाइन में खड़े हो गए, इसलिए उसे कम सैलरी पर भी काम करना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट, ये शक्ति संतुलन मजदूर को कमजोर बनाता है। तो इसी प्रकार सत्ता और संसाधनों का केंद्रीकरण पूंजीवाद को असंतुलित और शोषणकारी बनाता है। सेकंड हमारा आता है श्रम का पराया होना। तो स्टूडेंट, मार्क्सवाद जो है वे कहते हैं कि मजदूर अपने काम से कटा हुआ महसूस करता है, वह मशीन का एक छोटा सा पार्ट बन जाता है। तो एग्जांपल मान लीजिएगा, रामू एक दिन में 500 शर्ट्स बनाता है, लेकिन एक शर्ट भी उसकी नहीं होती। उसे अपने कार्य में न सम्मान मिलता है, न कंट्रोल मिलता है और न ही क्रिएटिविटी मिलती है। तो इसलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि श्रम का पराया होना, और ये जो स्थिति है ये मानसिक और सामाजिक शोषण का ही रूप बन जाती है। फोर्थ हमारा आता है क्लास स्ट्रगल यानी कि वर्ग संघर्ष। तो स्टूडेंट, जो हमारा समाज है, ये पूंजीवादी समाज हमारा 2 वर्ग में बटा हुआ है। पहला हमारा बुजुर्ग कैपिटलिस्ट, सेकंड हमारा वर्कर्स यानी कि मजदूर। तो दोनों के हित एक दूसरे के विपरीत है। जो ओनर है स्टूडेंट, वो चाहेगा
कि कम मजदूरी हो, ज्यादा काम हो, ज्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन जो वर्कर है वो कहेगा कि ज्यादा मजदूरी ना हो, कम घंटे हो, बेहतर सुविधा हो। और यहीं से शुरू होता है हमारा वर्ग संघर्ष। तो ये संघर्ष भी पूंजीवाद की शोषण प्रकृति को दर्शाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा क्लास स्ट्रगल। तो यही थे हमारे मार्क्सवाद ने पूंजीवाद को शोषणकारी व्यवस्था क्यों माना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिज्म, यानी कि मार्क्सवाद की प्रमुख आलोचनाओं के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एक्यूसेशन ऑफ इकोनॉमिक डिटरमिन। तो क्राइटिस अर्ज दैट मार्क्स लिंक एवरीथिंग टू द इकोनॉमिक बेस एंड इग्नोर पॉलिटिकल कल्चरल एंड मोरल एक्सेप्ट। तो मार्क्स ने कहा कि सभी चीजें अर्थव्यवस्था से तय होती है, लेकिन क्राइटिकर्स जो आलोचक है वे कहते हैं कि समाज जो है वो सिर्फ अर्थव्यवस्था से नहीं चलता, संस्कृति, धर्म, वैल्यू भी उसमें महत्वपूर्ण होते हैं। सेकंड हमारा आता है ओवर फेजेस ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि समाज केवल दो वर्गों में विभाजित नहीं है, ये हमारा अधिक वर्गों में विभाजित है। तो आज समाज में मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सर्विस क्लास, मतलब समाज दो वर्गों में नहीं बटा, जैसा मार्क्स ने कहा था। थर्ड हमारा आता है फेल्ड प्रेडिक्शन ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि क्रांति का अनुमान गलत साबित होना। तो मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि औद्योगिक देशों में मजदूर क्रांति होगी, लेकिन विकसित देशों में ऐसा नहीं हुआ। उल्टा मजदूर वर्ग का जो जीवन स्तर है वो बहुत ही बेहतर हुआ। तो स्टूडेंट यूरोप में मजदूरों की लाइफ बेहतर हो गई। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन वास्तव में गरीब देशों में हुए, इससे मार्क्स का जो प्रेडिकेशन है वो भी कमजोर पड़ गया। फोर्थ स्टूडेंट हमारा आता है वो आता है निजी संपत्ति का उन्मूलन अव्यावहारिक। तो एक्सपीरियंस ऑफ द सोवियत यूनियन एंड other communist states showed that implementing private property weakens economic inactives and innovation। यानी कि यूएसएसआर, चाइना आदि का एक्सपीरियंस यह दिखाता है कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो गई तो इनोवेशन और कंपटीशन भी खत्म हो गया। तो इससे जो आर्थिक प्रगति है स्टूडेंट वो भी रुक जाती है कि निजी संपत्ति का पूर्ण उन्मूलन आर्थिक प्रोत्साहन और नवाचार को कमजोर करता है। तो यही थी हमारी कुछ मार्क्सवाद की आलोचनाएं। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्सिज्म ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तो इसमें हम सबसे पहले बात करें इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ पावर एंड पॉलिटिक्स, यानी कि सत्ता और राजनीति का आर्थिक विश्लेषण। तो स्टूडेंट मार्क्सवाद ने राजनीति को सिर्फ संस्थाओं या सरकार तक नहीं देखा, उसने उसके आर्थिक आधार को भी समझा और इससे जो उसका अध्ययन है वो अधिक वैज्ञानिक और सामाजिक हो गया। तो मार्क्स ने दिखाया कि राजनीति सिर्फ चुनाव और सरकार ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और वर्ग हितों से भी चलती है। तो आज भी इनइक्वालिटी, कैपिटलिज्म, कॉर्पोरेट पावर, इन सबको मार्क्स की नजर से सबसे अच्छा समझा जाता है। सेकंड हमारा आता है क्लास एनालिसिस पर्सपेक्टिव। तो क्लास कॉन्सोलिडेशन एंड क्लास स्ट्रगल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, यानी कि 8 घंटे काम, मिनिमम वेज, ट्रेड यूनियन, ये सब हमारे मार्क्सिस्ट आइडिया से ही प्रेरित है, यानी कि वर्ग विश्लेषण की इसमें भूमिका होती है। तो आधुनिक राजनीतिक समाजशास्त्र पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। थर्ड आता है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल चेंज। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म clarifies that change arise not merely from ideas but from economic forces and production relations। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद ने यह स्पष्ट किया कि जो बदलाव है वो सिर्फ विचारों से नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति और उत्पादन से भी होता है। तो मार्क्स ने कहा कि समाज विचारों से नहीं आर्थिक ढांचे से बदलता है और ये जो विचार है ये आधुनिक सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के फाउंडेशन है। फोर्थ हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ एंटी एक्सप्लेनेशन आइडियोलॉजी, यानी कि शोषण विरोधी विचारधारा का विकास। तो मार्क्सवाद ने दुनिया भर में मजदूर आंदोलन, ट्रेड यूनियन, अमीर गरीब की खाई, कॉर्पोरेट को डोमिनेन, को विकास का असमान वितरण, ये सभी हमने देखा। तो मार्क्स का एनालिसिस 100% रिलेवेंट भी लगता है। तो इसका असर आज की वेलफेयर स्टेट, श्रम कानून और सामाजिक न्याय नीतियों में साफ दिखाई देता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्सिज्म ऑफ टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन या एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो कंक्लूजन में स्टूडेंट हम देखेंगे मार्क्स डिस्क्राइब कैपिटलिज्म एज ए सिस्टम दैट अर्न्स प्रॉफिट बाय अपरोटिंग द सरप्लस क्रिएटेड बाय वर्कर्स, प्राइवेट ओनरशिप, प्रॉफिट मोटिव एंड लाइलेशन ऑफ लेबर मेक इट इनहेरिटेड एक्सप्लोन। यानी कि जो मार्क्सवाद है उसने पूंजीवाद को बताया कि वो एक शोषणकारी है और इससे शोषण बढ़ता है। तो मार्क्सवाद ने राजनीति, आर्थिक, सामाजिक संदर्भ में एक नई राह, एक नया वर्ग संघर्ष दिखाया। तो पूंजीवाद ने दुनिया को तेज विकास दिया
लेकिन उसके साथ साथ गरीबी, असमानता और शोषण भी दिया। तो मार्क्स ने इन्हीं सवालों को पहली बार साइंटिफिक तरीके से उठाया और आज भी उनकी सोच पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। तो मार्क्सवाद परफेक्ट नहीं है, उसमें कमियां हैं, लेकिन एक बात तय है कि अगर आपको समाज की असमानता समझनी है तो मार्क्स को समझना ही होगा। तो स्टूडेंट, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि मार्क्सवाद आलोचनाओं के बावजूद भी आज भी एक प्रभावी, विश्लेषणात्मक और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के रूप में विद्यमान है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसी के साथ में हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे हमारे गिववे के क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम वीडियो के बीच में कहीं भी आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे और जो भी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में उन 3 आंसर का सही आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो हमारे 3 स्टूडेंट हो गए उनको मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो चलिए अब हमारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा सबसे पहला गिववे का क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है कि राजनीति का मूल तत्व क्या है। तो आपको पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति का जो मूल तत्व है वो आपको बताना है। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है कि मार्क्स के अनुसार समाज का आधार क्या है। तो जो हमारे मार्क्स है वे समाज का आधार क्या मानते हैं उसको आपको जरूर बताना है। तो स्टूडेंट यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है जेएस मिल के अनुसार स्वतंत्रता की सीमा किस सिद्धांत से तय होती है। यानी कि जेएस मिल जो है उन्होंने स्वतंत्रता की सीमा को किस सिद्धांत से तय किया उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो स्टूडेंट यही थे हमारे 3 क्वेश्चन जो कि मैंने आपके गिववे के पूछे हैं। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया व्हाट आर द मेन एलिमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ अनारिज्म, इज इट रिलेवेंट इन द 20th सेंचुरी, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। यानी कि अराजकतावाद के मुख्य तत्व क्या है और ये हमारी आज की सदी के लिए प्रासंगिक है या नहीं, तो इसका हमें वर्णन करना है। यहीं पर हमसे और या अथवा करके पूछा गया है व्हाट आर द मेन आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल ओबलाइजेशन, यानी कि राजनीतिक दायित्व या बाध्यता के पक्ष में हमें तर्क लिखना है। तो स्टूडेंट चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं और इसके आंसर में सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे अनार्चिज्म इन एन इंपॉर्टेंट विद कंट्रोवर्शियल थ्योरी इन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, द वर्ल्ड अनार्ची मींस अब्सेंस ऑफ द स्टेट ऑफ थ्योरिटी। यानी कि अनार्ची का जो अर्थ है वो है राज्यहीनता या प्राधिकार का अभाव। तो ये कुछ विचारक हुए जैसे कि प्रोदो, बुकनीन, क्रॉप्टन, ये कहते हैं कि राज्य मानव स्वतंत्रता का सबसे बड़ा बाधक है, उसको इन्होंने अराजकतावाद कहा। तो दूसरी ओर अगर हम देखें राजनीतिक दर्शन में जो राजनीतिक दायित्व है आखिर उसका अर्थ क्या है, नागरिकों को अपने राज्य के प्रति नैतिक और कानून दायित्व की वे कानूनों को पालन करे। तो स्टूडेंट इसी तरीके से ये जो दोनों अवधारणाएं हैं ये दोनों ही अवधारणाएं एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन दोनों की जो समाज में भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यही था हमारा एक छोटे से प्रस्तावना, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन एलिमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ अनार्चिज्म, यानी कि अराजकतावाद के मुख्य तत्व और उसके सिद्धांत के बारे में। तो स्टूडेंट इसके तत्वों को समझने से पहले आप समझिए अराजकतावाद क्या है। तो अराजकतावाद का सिंपल अर्थ है राज्य विरोध, स्टेट ऑपोजिशन या नो गवर्नमेंट मॉडल। तो अराजकतावादी मानते हैं कि मनुष्य स्वभाव से कोऑपरेटिव है, स्टेट लोगों को अननेसेसरी कंट्रोल करता है, असली स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब राज्य खत्म होगा तो समाज खुद ही सेल्फ मैनेज कर सकता है। तो ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि कहती है वेयर द स्टेट बिगिंस फ्रीडम एंड्स। तो स्टूडेंट अब इसके कुछ मुख्य तत्व या सिद्धांत देख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एंटी स्टेट। तो द कोर एलिमेंट ऑफ अनार्किज्म इज दैट द स्टेट इज नेचुरली एन ऑपरेसिव इंस्टीट्यूशन। तो अराजकतावादी कहते हैं कि जो स्टेट है वो दमन करने वाली एक शक्ति है। तो राज्य स्वभावतः दमनकारी संस्था है। ये शक्ति व्यक्ति की स्वतंत्रता, रचनात्मक और प्रत्येगात्मक सहयोग को नष्ट करता है। तो जैसे कि सेंसरशिप, पुलिस पावर, टैक्स, सर्वेलाइंसेंस, ये सब व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करते हैं।
सेकंड हमारा आता है सपोर्ट फॉर कंप्लीट फ्रीडम, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन। तो अनर्चिस्ट बिलीव दैट ह्यूमंस आर नेचुरल कोऑपरेटिव, इफ फोर्स कंट्रोल इज रिमूव सोसाइटी कैन रन इन ए सेल्फ रेगुलेटेड मैनर। तो मनुष्य स्वभाव से अच्छा है, उसे दबाया नहीं जाना चाहिए। तो यदि जबरन नियंत्रण हटा दिया जाए तो जो समाज है वो स्वयं संगठित रूप ले सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि गांव में कई काम बिना सरकार के खुद लोगों के सहयोग से होते हैं, जैसे कि पानी की व्यवस्था, त्योहार आयोजन या आपसी समाधान। इसके बाद स्टूडेंट जो हमारा थर्ड आता है वो आता है ओपोजिशन टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि निजी संपत्ति का विरोध। विशेषतः हम इसमें पूंजीवाद संपत्ति की बात करते हैं। तो अथॉरिटी ओपोजिंग एनार्जिस्ट अर्ज द प्राइवेट कैपिटल क्रिएटेड एक्सप्लोनेशन, यानी कि स्टूडेंट अराजकतावादी चाहते हैं स्मॉल कम्युनिटीज, लोकल काउंसिल्स, यानी कि वे कहते हैं कि संपत्ति चोरी है। प्रूतो का एक प्रसिद्ध कथन है कि संपत्ति चोरी है। वो दर्शाता है कि अधिकार विरोधी की निजी पूंजी जो है वो शोषण को जन्म देती है। तो प्रोतो ने कहा कि प्रॉपर्टी इज ए थीफ। उन्होंने कहा कि ओनर कभी मेहनत नहीं करता, फिर भी जो प्रॉफिट है वो ओनर को ही मिलता है, और ये एक तरीके की चोरी है। फोर्थ आता है हमारा डिटेलिब्रेशन एंड सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि विकेंद्रीकरण और स्वशासन। तो अनार्चिस्ट सपोर्ट स्मॉल लोकल कम्युनिटीज वेयर डिसीजन आर मेड थ्रू कोऑपरेशन, यानी कि अराजकतावादी चाहते हैं स्मॉल कम्युनिटीज, लोकल काउंसिल, जहां पर हर फैसला खुद लोग मिलकर ले। तो आज के एग्जांपल में अगर स्टूडेंट हम देखें, जैसे कि हमारा ब्लॉकचेन हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, डिटेंचल इंटरनेट होगा, तो ये सब हमारे मॉडर्न अराजकतावाद के ही एक रूप है। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है डिबेट ओवर वॉयलेंस एंड रिवोल्यूशन, यानी कि हिंसा और क्रांति का मुद्दा। तो स्टूडेंट दो ब्रांच होती है, कुछ अराजकतावादी जैसे कि बकुनिन जैसे जो विचारक है वे क्रांति को आवश्यक मानते हैं, लेकिन जो हमारे टोलोस्टॉय वाले जैसे जो विचारक है वे कहते हैं कि अहिंसक अराजकतावाद भी हो सकता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे अराजकतावाद के मुख्य तत्व, मुख्य सिद्धांत जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है 21वीं सदी में अराजकता की प्रासंगिकता, यानी कि रिविलेंस ऑफ अनार्चम इन द 21st सेंचुरी। इसमें हम सबसे बात करेंगे डिमांड फॉर फ्रीडम एंड एक्सपेंडिंग स्टेट रोल, यानी कि राज्य की बढ़ती भूमिका के साथ स्वतंत्रता की मांग। तो डिजिटल युग में निगरानी, डेटा नियंत्रण, सरकारी दखल बढ़ा है। अराजकतावाद का कम राज्य अधिक स्वतंत्रता का विचार आज भी चर्चा है। तो स्टूडेंट आज सरकारें और कंपनियां हमारे डाटा को ट्रैक कर रही है, आधार, सीसीटीवी, गूगल ट्रैकिंग। ये अराजकतावाद कहता है कि स्टेट बहुत पावरफुल हो गया है, ये एक खतरा है। तो इसलिए आज लोग प्राइवेसी प्रोटेक्शन की बात करते हैं। सेकंड हमारा आता है मॉडर्न फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि ब्लॉकचेन या क्रिप्टो वगैरह। तो स्टूडेंट इन द डिजिटल एज सर्वाइलेंस डेटा कंट्रोल द स्टेट इनोवेशन, ये हमने पढ़ा भी। टेक्नोलॉजिकल वर्जन्स ऑफ अनार्चिस्ट आइडियाज इंक्लूड डेफी, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी विच डू नॉट रियली ऑन एनी सेंट्रल स्टेट और इंस्टीट्यूशन। तो बिटकॉइन की कहानी अगर आप देखें तो 2008 में एक अननोन व्यक्ति सतोशी निकामोतो ने करेंसी बनाई जिसे चलाने के लिए कोई सरकार नहीं चाहिए। तो ये अराजकतावादी आइडिया का सबसे बड़ा एक मॉडर्न एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से विकेंद्रीकृत निर्णय प्रणाली दिखाई देती है जो कि अराजकतावादी ढांचे से प्रेरित है। इसके बाद फोर्थ आता है हमारा सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स वेयर स्टेट फेल। तो इन पैलेसेस वेयर द स्टेट इन करप्ट ऑपरेसिव एंड डायनाफंक्शनल द डिबेट ऑन आर्चरिज्म रिमेन्स रिलेवेंट, यानी कि जहां पर राज्य जो है वो भ्रष्ट, जहां पर सरकारें करप्ट या डायरेक्टिव हो जाती है, वहां लोग सरकार के खिलाफ होकर सेल्फ रूल की बात करते हैं। तो ये अराजकतावाद की बहस आज भी हमारे समय में बहुत ही प्रासंगिक मानी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं सीमाएं भी कायम है, यानी कि कुछ प्रैक्टिकल लिमिटाइजेशन भी है। तो पूरी तरीके से स्टूडेंट जो राज्यहीन समाज है वो आज भी व्यवहारिक नहीं माना जाता, क्योंकि व्यवस्था, सुरक्षा, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था, ये एक केंद्रीय व्यवस्था की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट सिक्योरिटी कौन देगा, क्राइम कौन कंट्रोल करेगा, बड़े प्रोजेक्ट कौन बनाएगा। इसलिए अराजकतावाद आइडियोलॉजी तो इंस्पायरिंग है लेकिन पूरे देश में लागू करना प्रैक्टिकल नहीं लगता है। तो स्टूडेंट यही थी हमारी कुछ 21वीं सदी में अराजकतावाद की प्रासंगिकता। इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है वो हमारा आता है मेन आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल ओबलाइजेशन, यानी कि राजनीतिक दायित्व, राजनीतिक बाध्य के पक्ष में। तो स्टूडेंट इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पॉलिटिकल ओबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट पॉलिटिकल ओबलाइजेशन का मतलब है नागरिक क्यों राज्य के कानून माने, ऐसे कौन कौन से तत्व है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट,
थ्योरी। तो है हाइपोथेटिकल कॉन्टैक्ट एग्जैक्ट बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट। तो स्टूडेंट हम राज्य को सुरक्षा के बदले ओबे करते हैं। जो हमारे होब्स, लोके, रूसो जैसे जो विचारक थे, उन सभी ने इसे स्टोनिस्ट रीजन को इसको बताया। तो स्टूडेंट उन्होंने कहा कि राज्य सुरक्षा देता है और बदले में नागरिक कानूनों का पालन करते हैं। सेकंड आता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुएट। तो द स्टेट provide security, facility, education, roads, etc. Citizen should obey law out of graduate for this benefit। यानी कि स्टेट हमें रोड्स, हॉस्पिटल, एजुकेशन, पुलिस देता है, तो हमें उनके लॉज भी मानने चाहिए। तो इसलिए कृतज्ञता के कारण नागरिकों का दायित्व है कि वे नियमों का पालन करें। थर्ड स्टूडेंट हमारा आता है बेनिफिट, यानी कि लाभ सिद्धांत, बेनिफिट प्रिंसिपल। तो समाज सभी को लाभ देता है, इसलिए जो लोग हैं वो उसको लाभ उठा सके, तो उनको समाज का नियमों का पालन करना चाहिए ताकि कोई भी अनुचित लाभ न ले सके। तो हम स्टार्ट के बेनिफिट्स लेते हैं, तो रूल फॉलो करना इथिकल ड्यूटी हमारी बन जाती है। फोर्थ हमारा आता है मोरल ड्यूटी आर्गुमेंट्स। तो ओबिंग द लॉ इज नॉट ओनली ए लीगल duty but also a moral duty because law ensure justice, peace and harmony in society। यानी कि लॉ फॉलो करना सिर्फ लीगल नहीं, मोरल ओब्लिगेशन भी है, क्योंकि यह समाज में पीस यानी कि शांति को बनाए रखते हैं। फोर्थ हमारा आता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, यानी कि लोकतांत्रिक सिद्धांत। तो लोकतांत्रिक राज्यों में कानून जनता द्वारा चुनी सरकार बनाती है, तो इसलिए जो नागरिकों का पालन करना है वो एक तरीके से आत्मशासन का ही रूप माना जाता है। तो लोग खुद सरकार चुनते हैं, तो उनका नियम मानना सेल्फ रूल ही है। सिक्स्थ हमारा आता है स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर आर्गुमेंट। तो पॉलिटिकल ओब्लाइजेशन इंश्योर सोशल स्टेबिलिटी, यानी कि राजनीतिक दायित्व सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। अगर हर व्यक्ति अपनी इच्छा, अपनी विश के अनुसार चलेगा, कानून माने ना माने, तो जो समाज है वो अराजकता में फैल जाएगा, अराजकता में बदल जाएगा। तो स्टूडेंट यही था हमारा राजनीतिक दायित्व, राजनीतिक बाध्यता के पक्ष में तर्क। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे अनार्किज्म इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ एंटी स्टेट डिसेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट फ्रीडम, यानी कि अराजकतावाद, राज्य विरोध, विकेंद्रीकरण, इन सभी पर आधारित है। और इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, उन चुनौतियों के कारण जो राज्यहीन समाज है वो संभव नहीं दिखता। लेकिन अराजकतावाद कहता है कि शक्ति के केंद्रीकरण का विरोध और स्वतंत्रता का विस्तार हमारे लिए आज भी बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। तो इसीलिए स्टूडेंट अराजकतावाद हमें यह सिखाता है कि स्टेट चाहे कितना भी पावरफुल हो, उसे जनता की स्वतंत्रता को दबाने का हक नहीं है। और राजनीतिक दायित्व हमें याद दिलाता है कि समाज तभी चलता है जब नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो 21वीं सदी में हम दोनों से सीख ले सकते हैं कि राज्य जरूरी है, लेकिन उसका पावर सीमित होना चाहिए, लोगों को मैक्सिमम फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो इसी प्रकार से आधुनिक राजनीतिक दर्शन में अराजकतावाद और राजनीतिक दायित्व ये दोनों ही हमारे मनुष्य, राज्य और स्वतंत्रता के संतुलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसी के साथ में हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया द स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर ह्यूमन फ्रीडम, डू यू एग्री विद दिस व्यू, एक्सप्लेन योर आंसर विद आर्गुमेंट्स। यानी कि राज्य मानव स्वतंत्रता पर नियंत्रण का एक साधन है, और अगर है तो आप इसको तर्कों सहित बताइए। यहीं पे हमसे और या अथवा करके पूछा गया है कि द स्टेट इज एन अननेसेसरी इविल, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यानी कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, और अगर ये बात सच है तो आप अपने उत्तर को समर्थन के साथ बताइए। तो स्टूडेंट चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं, और इसके क्वेश्चन के आंसर में हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे द स्टेट इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी विच प्रोवाइड लॉ, ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड जस्टिस। यानी कि जो राज्य है वो कानून व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय प्रदान करता है, लेकिन ये व्यक्तियों पर भी नियंत्रण स्थापित करता है, जैसे कि कानून, दंड, विधान, कर, इन सभी के माध्यम से। तो इसी कारण स्टूडेंट दो विरोधी धाराएं विकसित होती है। पहली तो राज्य को मानव की स्वतंत्रता पर नियंत्रण का साधन करती है, और दूसरी राज्य को आवश्यक और उपयोगी संस्था मानती है।
और तीसरी हमारी अराजकतावादी धारा, इसे अनावश्यक बुराई कहती है। तो स्टूडेंट इन तीनों के बारे में ही हमें बताना है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा मेन बॉडी का आता है। मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात करेंगे द स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर ह्यूमन फ्रीडम आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट, यानी कि राज्य मानव स्वतंत्रता पर नियंत्रण का साधन है, इसके समर्थन में हमें तर्क लिखना है। तो इसको हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कंट्रोल थ्रू लॉ एंड पनिशमेंट। तो अलोंग विद मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर द स्टेट कंट्रोल्स द बिहेवियर ऑफ सिटीजंस एक्सक्लूसिव लीव्स लिमिट फ्रीडम, यानी कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ स्टूडेंट राज्य नागरिकों के व्यवहार को भी नियंत्रित करता है। तो स्टेट रूल्स बनाता है और पनिश करता है, ये व्यक्ति की चॉइसेस सीमित करता है। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे देखे इंटरनेट पे बैन लगाना, सेंसरशिप, ड्रेस कोड, मॉरल पॉलिसी, ये सभी हमारे कानून और दंड के माध्यम से नियंत्रण हो जाता है। सेकंड हमारा आता है शक्ति केंद्रीकरण, यानी कि द स्टेट प्रोसेसेस द लेजिटिमेट राइट टू यूज फोर्स अकॉर्डिंग टू वेबर, दिस पावर कैन बिफोर ए टूल ऑफ कंट्रोल द मासेस, यानी कि मैक्स वेबर के अनुसार स्टेट के पास वैधता बल प्रयोग यानी कि लेजिटिमेट फोर्स का मोनोपोली है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें जैसे कि आंदोलन सप्रेस करना, अरेस्ट कराना, कर्फ्यू लगाना, तो ये हमारा शक्ति केंद्रीकरण हो गया। थर्ड हमारा आता है टैक्सेस, सर्वाइलेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो इन द 21st सेंचुरी डिजिटल सर्वाइलेंस, डेटा कंट्रोल, सीसीटीवी एंड नेशनल सिक्योरिटीज पॉलिसी थीम्स हैव लिस्टेड सिटीजन फ्रीडम। तो 21वीं सदी में डिजिटल निगरानी, डेटा नियंत्रण, सीसीटीवी, ये सभी हमारे नागरिकों की स्वतंत्रता को सीमित करती है। तो आज सरकारें डेटा ट्रैक करके लोगों को कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि आधार, सीसीटीवी, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, तो ये स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है। फोर्थ स्टूडेंट हमारा आता है अनार्चिस्ट पर्सपेक्टिव। तो अकॉर्डिंग टू प्रोदोन, बर्गिन, टोलोस्टो, ईटीसी, द एसेंशियल नेचर ऑफ द स्टेट इज ऑपरेसिव, यानी कि स्टूडेंट स्टेट शिक्षा, मीडिया और कल्चर के माध्यम से लोगों के विचार को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो इसी तरह लिबर्टी केवल इल्यूशन भी बन सकती है, यानी कि अराजकतावादी कहते हैं कि जहां राज्य है वहां स्वतंत्रता नहीं है। फिफ्थ हमारा आता है स्टूडेंट विचार नियंत्रण और वैचारिक प्रभुता। तो राज्य, शिक्षा, मीडिया और कल्चर के माध्यम से लोगों को विचार को भी इन्फ्लुएंस किया जाता है, और इसी तरह लिबर्टी केवल इल्यूशन भी बन जाती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा राज्य मानव स्वतंत्रता पर नियंत्रण का साधन समर्थन के तर्क में। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द स्टेटमेंट इज द प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन फ्रीडम आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द अबव व्यू, यानी कि राज्य मानव स्वतंत्रता का रक्षक है विरोध के तर्क में। तो स्टूडेंट इसमें हम सबसे पहले बात करें अनार्ची विदाउट द स्टेट, तो यानी कि बिना राज्य के अराजकता। तो अकॉर्डिंग टू होब्स लाइफ विदाउट द स्टेट शुड बी नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। तो स्टूडेंट होब्स कहते हैं कि विदाउट स्टेट लाइफ बिकम्स नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, यानी कि खतरनाक और असुरक्षित हो जाती है। जैसे कि बिना ट्रैफिक लॉज रोज इतने एक्सीडेंट होंगे कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो राज्य सुरक्षा के कारण ही स्वतंत्रता सार्थक रहती है। सेकंड आता है एक्सपेंशन ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, जो कि हमारे टीएच ग्रीन जी ने दिया है। तो द स्टेट इंक्रीज रियल फ्रीडम बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य एंड सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। तो राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा देता है, तभी तो हम अपनी एबिलिटीज डेवलप कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, रोड्स हो गए, तो स्टूडेंट ये सब लिबर्टी को ही बढ़ाते हैं। थर्ड हमारा आता है लॉ प्रोटेक्ट फ्रीडम, यानी कि इंडिविजुअल फ्रीडम इज पॉसिबल ओनली व्हेन क्राइम, वायलेंस एंड डिसऑर्डर्स आर कंट्रोल, द स्टेट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन दिस, यानी कि अगर कोई आपको हार्म करे तो कानून ही आपकी सुरक्षा करता है। जैसे कि वुमेन सेफ्टी लॉज होगा, हमारे प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन हो गए, या कोई भी हमारे लेबर एक्ट हो गए, तो कानूनी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा राज्य मानव स्वतंत्रता का रक्षक है, उसके विरोध में तर्क। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा नेक्स्ट कथन का आता है कि द स्टेट इज अननेसेसरी इविल, यानी कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। तो इसको अराजकतावादी दृष्टिकोण से स्टूडेंट जोड़ दिया जाता है। अराजकतावादी कहते हैं कि स्टेट है अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे द स्टेट सप्रेस फ्रीडम। तो द स्टेट कमांड्स, पनिश एंड सेट लिमिट्स बिफोर सम थिंकर्स कंसीडर इट इन एन इविल, यानी कि राज्य आदेश देता है, दंड देता है, सीमाएं निर्धारित करता है, इसलिए कुछ विद्वानों के अनुसार जो राज्य है वो एक तरह की बुराई है।
सेकंड हमारा स्टूडेंट आता है द ह्यूमन नेचर इज नेचुरली कोऑपरेटिव। तो राज कॉर्पोरेटन जैसे विचारकों का मत है कि समाज स्वसंगठित सहयोग पर भी चलता है और राज्य के बिना भी चलता है। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड हमारा आता है द स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास एक्सप्लेनेशन मार्क्सिस्ट व्यू। द स्टेट बेनिफिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास एंड कीप्स वर्कर्स अंडर। यानी कि राज्य पूंजीवादी वर्ग को लाभ पहुंचाता है और जो मजदूर होते हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करता है। फोर्थ आता है सोर्सेस ऑफ वार एंड ऑपरेशन, यानी कि युद्ध और दमन का स्रोत। तो राज्य अक्सर युद्ध, सेना संरचना और आंतरिक दमन का कारण बनता है, इसलिए इसे न्यूनतम बुराई या अनावश्यक बुराई भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट अराजकतावादी कहते हैं कि स्टेट अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि राज्य भ्रष्ट हो सकता है, शक्ति करप्ट कर सकती है, युद्ध और दमन का स्रोत बनता है और व्यक्ति की क्रिएटिविटी को रोकता है। तो लेकिन आज के समय में स्टेट को पूरी तरह हटाना स्टूडेंट एक तरीके से इम्पॉसिबल है। तो यही था हमारा राज्य एक अनावश्यक बुराई है इस कथन पर तर्क। अब हम देख लेते हैं हमारा फोर्थ टॉपिक, बट इज द स्टेट रियली इज एन अननेसेसरी इविल, यानी कि क्या राज्य वास्तव में ही अनावश्यक बुराई है, इसके विरोध में तर्क। तो स्टूडेंट इसको हम ट्रूथ यही है कि जो राज्य है वो बहुत ही जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल राज्य खतरनाक है। तो फर्स्ट आता है मॉडर्न सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स। तो बड़ी अर्थव्यवस्था, तकनीकी शासन, कानूनी न्यायालय, इन सब के लिए जो राज्य जैसी केंद्रीकृत संस्थाएं है वे बहुत ही जरूरी है। तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में तब आती है जब सरकार एब्सोल्यूट पावर ले ले, कानून बहुत सख्त हो जाए, डिसेंट को दबाया जाए, सर्वाइलेंसेस बढ़ जाए। सेकंड हमारा आता है स्टेट इज इसेंशियल फॉर सिक्योरिटी, जस्टिस एंड इक्वालिटी, यानी कि सुरक्षा, न्याय और समानता के लिए राज्य आवश्यक। तो बिना राज्य के अपराध, हिंसक संघर्ष ये सभी बढ़ जाते हैं। लोक और आधुनिक उदारवादियों के अनुसार जो राज्य है वो एक तरह की रक्षक संस्था है। तो स्वतंत्रता सुनिश्चित तभी होती है जब राज्य अकाउंटेबल हो, लॉज फेयर हो, सिटीजन्स को राइट्स मिले और गवर्नमेंट लिमिटेड हो। तो स्टूडेंट यही था हमारा कि राज्य आवश्यक अनावश्यक रूप से एक बुराई नहीं है, ये राज्य हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संस्था भी हो जाती है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन में हम देखेंगे द स्टेट बोथ रिस्ट्रिक्ट ह्यूमन फ्रीडम एंड प्रोटेक्ट्स इट, देयरफॉर कॉलिंग इट ओनली फ्रीडम ओपोजिंग और एन अननेसेसरी इविल, यानी कि राज्य मानव स्वतंत्रता पर नियंत्रण भी करता है, उसे सुरक्षित भी करता है, इसलिए उसको स्वतंत्रता विरोधी और अनावश्यक बुराई दोनों ही कहा जा सकता है। तो राज्य स्टूडेंट आज के समय में एक आवश्यक संस्था है, लेकिन इसकी शक्तियों को सीमित को बनाना बहुत ही जरूरी है। तो स्टूडेंट हमारी स्टेट हमारी स्वतंत्रता को सीमित भी कर सकता है, उसकी रक्षा भी कर सकता है, इसलिए सही बात यही है कि राज्य न बहुत ज्यादा हो और न बिल्कुल न हो। तो स्टेट शुड बी लिमिटेड, डेमोक्रेटिक, अकाउंटेबल एंड जस्ट। अनावश्यक बुराई नहीं बल्कि एक आवश्यक संस्था जिसकी शक्ति सीमित होनी चाहिए। तो स्टूडेंट जो अराजकतावाद और उदारवाद है ये दोनों ही कहते हैं कि राज्य आवश्यक है, परंतु उसका जो अनियंत्रित नियंत्रण है वो हमारे लिए डेंजरस यानी कि खतरनाक साबित हो सकता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष स्टूडेंट, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है व्हाट इज ट्रेडिशनलिज्म, आंसर द रेफरेंस टू कंजर्वेशन, यानी कि परंपरावाद क्या है और रूढ़िवाद के संदर्भ में हमें इसके बारे में बताना है। और करके पूछा गया है व्हाट इज द पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, डू यू थिंक इट हैज डी स्ट्रक्चर पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद का अर्थ क्या है और इसने राजनीतिक सिद्धांत को विसंरचित किस तरीके से किया है। तो स्टूडेंट चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं। इसके आंसर में भी हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। प्रस्तावना में हम लिखेंगे इन पॉलिटिकल थ्योरी ट्रेडिशनलिज्म, कंजर्वेशन एंड पोस्ट मॉडर्निज्म आर आइडियाज दैट ऑफर डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन सोसाइटी, चेंज, हिस्ट्री एंड नॉलेज, यानी कि स्टूडेंट इसमें हमारा जो ये तीनों विचार है यही समाज परिवर्तन, इतिहास और ज्ञान को समझने के लिए हमें दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और ये हमारे सामाजिक मूल्यों पर आधारित दृष्टिकोण होते हैं। लेकिन जो हमारा उत्तर आधुनिकतावाद है वो हमारी आधुनिकता की तर्क, प्रकृति और सार्वभौमिक
सत्य की धारणाओं को चुनौती देता है। तो यही दोनों हमारे राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और उसके अध्ययन को विभिन्न दिशा में ढालते हैं। तो स्टूडेंट यही हमारा एक छोटी सी प्रस्तावना, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में अगर हम बात करेंगे सबसे पहले व्हाट इज ट्रेडिशनलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि परंपरावाद क्या है रूढ़िवादिता के संदर्भ में। तो परंपरावाद को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिशनिज्म, यानी कि परंपरावाद की परिभाषा। तो ट्रेडिशनिज्म इज ए व्यू पॉइंट दैट गिव्स सुप्रीम इंपॉर्टेंस टू सोशल ट्रेडिशन, रिलीजियस बिलीफ, कल्चरल वैल्यूज एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। तो स्टूडेंट परंपरावाद कहता है कि जो सामाजिक परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं, सांस्कृतिक मूल्यों और ऐतिहासिक अनुभव को सर्वोच्च महत्व देता है। और परंपरावाद कहते हैं कि समाज की स्थिरता और निरंतरता परंपराओं के पालन से ही संभव है। तो स्टूडेंट आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पीढ़ियों से चला आया है वही सबसे बेहतर है, ये हमारा परंपरावाद कहता है। तो स्टूडेंट इसी सोच के अनुसार परंपराएं समाज को स्थिर बनाता है। समाज धीरे धीरे बदलना चाहिए, अचानक नहीं। हर नई चीज अच्छा ही नहीं होती, पुराना अनुभव अधिक विश्वसनीय होता है। तो स्टूडेंट एक तरीके से हम परंपरावाद कह सकते हैं कि जो पहले से चला आ रहा है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है वही सबसे बेहतर है। इसके बाद सेकंड आता है हमारा रिलेशन विद कंजर्वेटिज्म, यानी कि रूढ़िवादिता से संबंध। तो कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेडिशनलिज्म। कंजर्वेटिव थिंकर लाइक एडमंड बर्ग, टाइटन एंड ओडक्रस्ट आर थ्रू टू। तो परंपरावाद का राजनीतिक रूप ये है। तो मुख्य रूढ़िवादिता पॉलिटिकल फॉर्म है परंपरावाद का। तो मुख्य विचार इनका यही है कि परंपरा समाज की नींव है, समाज धीरे धीरे बदलना चाहिए, क्रांति से नहीं। परंपराएं पीढ़ियों का एक तरीके का स्टूडेंट अनुभव है। अत्यधिक तर्कवाद और आधुनिकतावाद समाज को स्थिर कर सकती है। तो टू मच मॉडर्निटी या रेवोल्यूशन सोसाइटी को नुकसान कर सकती है। साथ ही परिवार, धर्म, संस्कृति को भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट अगर आप देखें, ब्रिटेन के एडमंड बर्ग रूढ़िवादिता के सबसे बड़े समर्थक थे। उन्होंने कहा कि अचानक क्रांति करने की जगह धीरे धीरे सुधार करो। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझो, अगर सड़क टूटी है तो पहले छोटे छोटे पैच लगाओ, पूरी सड़क उखाड़ने से चाउस होगा। तो ये कॉन्स्टिविज्म का एक रियल लाइफ लॉजिक है जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसलिए रूढ़िवादिता परंपरावाद की राजनीतिक अभिव्यक्ति है। यहाँ पर सामाजिक संरचना, धार्मिक मूल्य और नैतिक व्यवस्था को संरक्षण दिया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है वो हमारा आता है ट्रेडिशनलिज्म एंड सोशल स्टेबिलिटी। तो ट्रेडिशनलिटी बिलीव दैट ट्रेडिशन हेल्प मेंटेन सोशल यूनिटी, आइडेंटिटी एंड स्टेबिलिटी। यानी कि वे कहते हैं कि परंपराएं सामाजिक एकता, पहचान और स्थिरता बनाए रखने में सहायक रखते हैं। तो स्टूडेंट उनका मत है कि परंपरा समाज की स्मृति है, यानी कि मेमोरी है। और नोवेल्टी इज नॉट ऑलवेज राइट, यानी कि नवीनता हमेशा सही नहीं होती। साथ साथ बैलेंस चेंज मेक सोसाइटी ट्रूली प्रोग्रेसिव। इसी संदर्भ में जो परंपरावाद है वो रूढ़िवादिता को वैचारिक आधार प्रदान करता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा परंपरावाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद आखिर है क्या। तो डेफिनेशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म देखे, यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद की परिभाषा देखे, तो पोस्ट मॉडर्निज्म इज ए 20th सेंचुरी intelligent movement that challenges modernity assumptions of rationality, progress, verified truth and scientism। यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि दुनिया में कोई एक सत्य नहीं होता, हर व्यक्ति, हर संस्कृति, हर समूह का अपना अपना सत्य होता है। तो स्टूडेंट यह वो एक तरीके का बौद्धिक आंदोलन है जो कि आधुनिकता में निहित तर्कवाद, प्रगति, एकीकृत सत्य और वैज्ञानिकता जैसी धारणाओं को चुनौती देता है। तो ये यही कहता है कि दुनिया में कोई एक सत्य नहीं है। यह आधुनिकता का विरोध नहीं बल्कि उसकी आलोचना करता है। तो स्टूडेंट इसके कुछ प्रमुख विचारक अगर हम बात करें मेजर थिंकर्स की, तो इसमें हमारे मिशेल फूको, जीन बर्दिलॉर्ड, लियोतो डेरोडा, ये सभी हमारे राजनीतिक संरचनाओं और ज्ञान व्यवस्थाओं की आलोचनाएं करते हैं। तो स्टूडेंट आलोचना में स्टूडेंट वे कहते हैं
कि किसी भी विचारधारा को एब्सोल्यूट ट्रुथ मत मानो, ज्ञान को पावर से मत जोड़ो। भाषा दुनिया को शेप करती है और समाज में बहुलता और अनेक सत्ता होते हैं। इसी के साथ साथ बड़े सिद्धांत पर शक करो। तो स्टूडेंट, अगर कोई कहे कि उदारवाद सबके लिए अच्छा है, तो पोस्ट मॉडर्निस्ट कहेगा कि किसके लिए अच्छा, किस संस्कृति के लिए, किस स्थिति में। तो स्टूडेंट, ये हमारा उत्तर आधुनिकतावाद था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हैज पोस्ट मॉडर्निज्म द डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद ने राजनीतिक सिद्धांत को विसंरचित किस तरीके से किया है। तो स्टूडेंट, इसमें हमारा सबसे पहला आता है चैलेंजिंग टू यूनिवर्सल पॉलिटिकल थ्योरीज। तो पोस्ट मॉडर्निज्म asserts that no universal political theory like liberalism, Marxism is applicable टू इच सोसाइटी हैज इट्स ओवन ट्रूथ, यानी कि सार्वभौमिक राजनीतिक सिद्धांतों को इसने चुनौती दी है। उसने कहा कि एक सत्य की जो अवधारणा उसको तोड़ दिया कि पहले पॉलिटिकल थ्योरी ये मानते थे कि एक बड़ा सिद्धांत सब पर लागू हो सकता है, जैसे कि हमारा उदारवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद। लेकिन जो हमारा उत्तर आधुनिकतावाद है उसने कहा कि दुनिया इतनी सिंपल नहीं है, अब पॉलिटिकल थ्योरी मल्टी यूनिवर्स की तरह हो गई है, यानी कि हर समाज का अपना सत्य होता है और ये हमारी पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांतों की जो संरचना है उसको तोड़ देता है। सेकंड हमारा आता है क्राइटिकल ऑफ पावर स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू फोकल्ट, पावर इज एवरीवेयर एंड इन एवरी रिलेशनशिप, यानी कि कोई जो हमारी शक्ति है वो हर जगह है और हर संबंध में है, और इसने ही हमारे राज्य ज्ञान और शक्ति की नई समझ को विकसित किया है। तो अब केवल संस्थाओं का अध्ययन ही नहीं बल्कि भाषा, विचार, संस्कृति और पहचान का अध्ययन भी ये बन गया है। इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है वो हमारा आता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो पोस्ट मॉडर्निज्म गिव्स इंपोर्टेंस टू द पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट, रेस, जेंडर, सेक्सुअलिटी, रिलीजन एंड माइनॉरिटी आइडेंटिटी। तो यानी कि वो अल्पसंख्यक पहचानों को राजनीतिक महत्व देता है, लिंग, नस्ल, जाति, इन सभी को। तो इसका जो असर है, इसका जो इफेक्ट है स्टूडेंट, वो राजनीतिक सिद्धांत पर हुआ, जहां पर समानता के पारंपरिक विचारों की जगह बहुलता की विविधता ने ले ली। तो स्टूडेंट, यही था हमारा पहचानों की राजनीति। इसके बाद हमारा फोर्थ आता है एंटी स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो डिकोडेड टेक्निक ऑफ deconstruction breaks down the occupation of every major political theory and reinterprets them, यानी कि डेरोडा की डिकंस्ट्रक्शन जो तकनीक है उसने राजनीति के बड़े सिद्धांतों की धारणाओं को तोड़ा, और इसी प्रकार से जो हमारा उत्तर आधुनिकतावाद है उसने राजनीतिक सिद्धांत की परंपरागत संरचना को एक तरीके से विस्तृत भी कर दिया और उसको विखंडित भी कर दिया। तो स्टूडेंट, यही था हमारा उत्तर आधुनिकतावाद ने सामाजिक सिद्धांत को किस तरीके से विसंरचित किया, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन स्टूडेंट या निष्कर्ष में अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे ट्रेडिशनिज्म एंड कॉन्सेंट्रिज्म एम्फेसिस सोशल स्टेबिलिटी एंड कल्चरल काउंटिन्यूटी, यानी कि ये दोनों ही हमारी सामाजिक स्थिरता और सांस्कृतिक निरंतरता पर बल देते हैं, वे परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। इसी के अनुसार अगर हम उत्तर आधुनिकतावाद देखें तो वो हमारे आधुनिकता के तर्क, सार्वभौमिक सत्य, इन सभी पर प्रश्न उठाता है। तो परंपरावाद हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है, रूढ़िवादिता स्थिरता देता है, आधुनिकता प्रगति करती है, और उत्तर आधुनिकतावाद हमें सवाल पूछना सिखाता है। तो स्टूडेंट, इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर आधुनिकतावाद ने न केवल राजनीतिक सिद्धांत को पुनर्भाषित किया बल्कि उसको विखंडित भी किया। तो स्टूडेंट, राजनीतिक सिद्धांत इन सब का मिश्रण है, क्योंकि समाज ने पूरी तरह सब परंपराओं पर चलेगा, न कि पूरी तरह मॉडर्न होगा और न ही पूरी तरीके से पोस्ट मॉडर्न। तो असली बुद्धिमानी है इन सब के बीच में संतुलन बनाना। तो अब अधिक बहुलतावादी, सांस्कृतिक और आलोचनात्मक हमारे राजनीति का अध्ययन बन चुका है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है राइट एन एसे ऑन द सेक्स जेंडर डिबेट विद इन फेमिनिज्म, यानी कि नारीवाद के अंतर्गत सेक्स जेंडर विवाद पर हमें एक निबंध लिखना है। यहीं पे हमसे और करके पूछा गया है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑन इज द नॉट बोर्न ए वुमेन बट रेदर बिकम्स वन, यानी कि कोई स्त्री के रूप में जन्म नहीं लेता बल्कि स्त्री बनाई जाती है, इस कथन को हमें स्पष्ट करना है। तो स्टूडेंट, इस कथन की हमें व्याख्या करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर लिख लेते हैं। इसके आंसर में भी हम सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना लिखेंगे। तो स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे फेमिनिज्म इज ए मूवमेंट फॉर जेंडर इक्वालिटी, फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस
वन ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट डिबेट इज द सेक्स जेंडर डिबेट। तो ये हमारी एक महत्वपूर्ण बहस है सेक्स जेंडर विवाद के रूप में। तो स्टूडेंट, नारीवादी सिद्धांत जो है वो कहता है कि समाज में स्त्री और पुरुष के बीच में जो भूमिकाएं, अपेक्षा और पहचान तय की जाती है वे जैविक रूप से निर्धारित नहीं है, वे हमारी सामाजिक रूप से बनाई गई है। तो स्टूडेंट, इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो हमारे सिमोन दो बियोवर है उनका कथन है कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। तो ये हमारे राजनीतिक सिद्धांत का आधार बन जाती है और इसके बारे में ही हमें बताना है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी या मुख्य भाग का आता है। मेन बॉडी में हम देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज द सेक्स जेंडर डिबेट, यानी कि जो सेक्स जेंडर विवाद है वो आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम सेक्स और जेंडर को अलग अलग करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्स यानी कि बायोलॉजिकल डिफरेंस। तो जैविक अंतर में अगर हम देखें, सेक्स रिफर टू बायोलॉजिकल सेक्स विच इज डिटरमाइंड नेचुरली सच एज बॉडी स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोन्स etc। यानी कि सेक्स से तात्पर्य है कि जैविक लिंग जो कि प्राकृतिक रूप से निर्धारित होता है, जैसे कि हमारे शरीर की संरचना हो गई, प्रजनन तंत्र हो गए, हार्मोन हो गए। तो ये जो अंतर है ये बहुत ही स्वाभाविक है और मनुष्य की शारीरिक बनावटता के सीमित रहते हैं। तो ये तो हमारा सेक्स हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जेंडर। जेंडर में हम बात करें तो सोशल कंस्ट्रक्शन जेंडर रेफर टू रोल्स, क्वालिटी, एक्सपेक्टेशन, यानी कि जेंडर उन भूमिकाओं, गुणों, अपेक्षा और व्यवहारों को कहते हैं जो कि स्त्री और समाज को निभाने होते हैं और स्त्री और पुरुषों को समाज में निभाने होते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, जो स्त्री है वो कहा जाता है कि बहुत ही नरम और भावुक होती है और जो पुरुष होते हैं वे बलवान और कठोर होते हैं। तो ये जो अंतर है ये जन्मजात नहीं होती बल्कि ये समाज के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें, कोर ऑफ द डिबेट, यानी कि विवाद का मूल। तो अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट सोसाइटी यूज बायोलॉजिकल डिफरेंस एज ए जस्टिफिकेशन टू मेक सोशल रूल्स अपीयर नेचुरल एंड परमानेंट, यानी कि समान जो जैविक अंतर को बहाना बनाकर सामाजिक भूमिका को एक स्थायी और प्राकृतिक बना देता है और इससे लैंगिक असमानता भी पैदा होती है। इसलिए जो नारीवाद है वे कहते हैं कि समस्या सेक्स में नहीं बल्कि जेंडर में है। तो स्टूडेंट, द प्रॉब्लम लाइज नॉट इन सेक्स बट इन जेंडर। तो यही था हमारा विवाद का मूल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इफ वुमेन इज नॉट बोर्न बट रेदर बिकम वन, यानी कि जो ये कथन है स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है, इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो ये जो कथन है ये हमारी द सेकंड सेक्स सिमोन दे बोवर की पुस्तक से लिया गया है और इसका अर्थ है कि स्त्रीत्व प्राकृतिक नहीं होती, यानी कि जो वुमेनहुड है वो इज नॉट नेचुरल बट सोशली कॉन्ट्रैक्टेड, यानी कि वो प्राकृतिक नहीं है, वो सामाजिक रूप से है। तो समाज में जो बचपन में जो लड़कियां होती है उनको बचपन से यही सिखाया जाता है कि तुम्हें घर का काम करना है, तुम्हें अपना आगे घर संभालना है। तो धीरे धीरे वो स्त्री बन जाते हैं, उनके नियम, उनके व्यवहार इस तरीके के कर दिए जाते हैं जो समाज चाहता है, नहीं कि जो कि वो स्वयं चाहते हैं। सेकंड, इसके बाद अगर हम बात करें रोल ऑफ फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन एंड कल्चर, तो परिवार लड़कियों को नाजुक, संयमी और त्यागी समझता है। और तो स्टूडेंट, मीडिया भी सौंदर्य को स्त्री की पहचान बनाता है, शिक्षा और समाज स्त्री के सपनों को सीमित कर देता है। इसके बाद थर्ड हमारा आता है जेंडर मुख्य भूमिकाएं। तो जेंडर रूल्स आर नॉट फिक्स एट बर्थ। तो फेमिनिस्ट कहते हैं स्टूडेंट, जो नारीवाद है वे कहते हैं कि स्त्री और पुरुष की जो भूमिकाएं है वे बदल जाती है क्योंकि वे एक तरीके से स्थायी नहीं होती बल्कि वे हमारी संस्कृति के अनुसार बनाए जाते हैं। तो स्त्री घर तक सीमित तो है लेकिन ये एक जैविक अंतर का परिणाम नहीं है बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा थर्ड टॉपिक। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है जेंडर इनइक्वालिटी अराइजेस फ्रॉम द कॉन्स्ट्रक्शन। तो when gender roles are trusted as natural, women freedom, education, employment, तो जेंडर को प्राकृतिक मान लिया जाता है तो जो स्त्री की स्वतंत्रता, शिक्षा और जॉब होती है वे छीन ली जाती है और इसलिए बेओर कहते हैं कि स्त्रीत्व एक सामाजिक परियोजना है बल्कि प्रकृति नहीं। तो स्टूडेंट, यही था हमारा स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है कथन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नारीवादी सिद्धांतों का योगदान। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नारीवादी सिद्धांतों के योगदान के बारे में। तो योगदान में हम सबसे पहले बात करें लिबरल फेमिनिज्म, यानी कि उदारवादी नारीवाद जो कि समान अवसर और समान अधिकार की मांग करता है। सेकंड, मार्क्सिस्ट आते हैं मार्क्सवादी, वे कहते हैं कि स्त्री शोषण को आर्थिक संरचना और पूंजीवाद से जोड़ा जाए। थर्ड आते हैं उग्र रेडिकल, वे कहते हैं कि व्यूज जेंडर एज ए टूल ऑफ
पार्टिसिचेरी यानी पितृसत्ता का उपकरण हमारा जेंडर व्यवस्था को माना गया है। फोर्थ आता है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, यानी कि स्त्रीत्व को बहुल पहचान मानता है और ये एक स्त्री के अनुभव को सार्वभौमिक नहीं मानता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे नारीवाद के कुछ योगदान जो कि मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो स्टूडेंट कंक्लूजन में हम देखेंगे द सेक्स जेंडर डिबेट लाइज एट द हार्ट ऑफ फेमिनिज्म एस्टेब्लिशमेंट क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल डिफरेंस एंड सोशल डिफरेंस। तो ये हमारे जैविक अंतर और सामाजिक अंतर के बीच एक अंतर है, और जैविक अंतर प्रकृति देता है लेकिन जो जेंडर का ढांचा है वो हमारे समाज ने दिया है। इसलिए जो सिमोन दे बोवर थे उन्होंने कहा कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है, और इसलिए हम कह सकते हैं स्त्री तो समाज का निर्माण है और इसे बदलना समाज के हाथ में ही है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष जो कि मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ ही हमारा आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करेंगे राइट ब्रीफ नोट्स ऑन द फॉलोइंग, जिसमें हमने सबसे पहले बात कर लिया पॉलिटिकल कम्युनिटी राजनीतिक समुदाय, सेकंड हमारा नॉर्मेटिव थ्योरी, थर्ड हमारा राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता, फोर्थ वर्ग संघर्ष और फिफ्थ राजनीतिक दायित्व के रूप में सहमति। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले हम टिप्पणी लिख लेंगे पॉलिटिकल कम्युनिटी के ऊपर। तो ए पॉलिटिकल कम्युनिटी रेफर टू ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कनेक्टेड थ्रू ए शेयर्ड पॉलिटिकल सिस्टम, कॉमन वैल्यूज, ट्रेडिशन, लॉ एंड कलेक्टिव गोल्स। तो स्टूडेंट आप ये समझिए कि पॉलिटिकल कम्युनिटी का अर्थ है लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, एक शेयर पॉलिटिकल सिस्टम होता है, कॉमन रूल्स, वैल्यूज और गोल्स होते हैं, और सब लोग एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाते हैं। हम भावना जो हम की भावना है वो इसमें पैदा होती है। तो स्टूडेंट यह समुदाय राज्य के निर्माण, निर्णय निर्माण और राजनीतिक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि भारत एक राजनीतिक समुदाय है। हम अलग अलग धर्म, भाषा, जाति के हैं, लेकिन संविधान में हम एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाया हुआ है। तो यही था हमारा पॉलिटिकल कम्युनिटी। इसके बाद सेकंड हमारा आता है मानकीय सिद्धांत यानी कि नॉर्मेटिव थ्योरी। तो नॉर्मेटिव थ्योरी इज ए ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट एवेल्युएट हाउ पॉलिटिकल लाइफ ought टू बी, यानी कि ये हमें बताती है कि राजनीतिक जीवन कैसा होना चाहिए। तो स्टूडेंट नॉर्मेटिव थ्योरी बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है, समाज कैसा होना चाहिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता के आदर्श, वो सभी हमें बताती है। तो स्टूडेंट उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो जो हमारे जॉन रोल्स है वे कहते हैं कि न्याय का मतलब समान अवसर है, जो कि उनका न्याय सिद्धांत है, और गांधी जी कहते हैं कि सत्ता अहिंसा मिलकर ये एक आदर्श राजनीति बनती है। इसी तरीके से प्लेटो का आदर्श राज्य हो गया। तो नॉर्मेटिव थ्योरी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बेटर सोसाइटी कैसे हो सकती है। तो ये थी हमारी नॉर्मेटिव थ्योरी। इसके बाद थर्ड हमारा आता है रेविलेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग एंड गाइडिंग पॉलिटिकल लाइफ बेस्ड ऑन वैल्यूज, यानी कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीति को समझने में, उसको सही गलत बताने में हमें अंतर सिखाती है, और ये बताती है कि राज्य क्यों है, नागरिकों के अधिकार क्या है, और हम सरकार को अकाउंटेबल कैसे बनाते हैं। तो समाज में न्याय, समानता और स्वतंत्रता कैसे लाते हैं ये भी हम देखते हैं। तो यह नागरिकों के लोकतंत्र, अधिकार, न्याय, राज्य सत्ता, नीति आदि के बारे में बुनियादी समझ देता है। और स्टूडेंट इसलिए यह न केवल प्रासंगिक है बल्कि निरंतर विकसित होने वाला क्षेत्र भी है। रियल लाइफ में अगर आप इसके एग्जाम्पल देखें जैसे कि रिजर्वेशन डिबेट हो गई, वुमेन सेफ्टी लॉ हो गए, सेंसरशिप और फ्री स्पीच हो गए, डिजिटल प्राइवेसी हो गई, तो स्टूडेंट इन सबको समझने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी समझनी जरूरी है। तो यह हमें सोचने का एक तरीका सिखाती है, ब्लाइंडली मानने का नहीं। तो स्टूडेंट यही था हमारा राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता। इसके बाद फोर्थ आता है हमारा क्लास स्ट्रगल, कार्ल मार्क्स का, यानी कि वर्ग संघर्ष। तो क्लास स्ट्रगल इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट। अकॉर्डिंग टू मार्क्स द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द एक्सप्लोटिंग क्लास एंड एक्सप्लोटेड क्लास। तो स्टूडेंट मार्क्स के अनुसार जो समाज है वो दो भागों में बटा हुआ, फर्स्ट शोषक वर्ग जो कि ओनर होते हैं, सेकंड शोषित वर्ग जो कि वर्कर होते हैं। तो दोनों के जो हित है वे एक दूसरे के विपरीत है। ओनर चाहता है कि ज्यादा प्रॉफिट हो, कम मजदूरी हो, वर्कर चाहता है कि ज्यादा मजदूरी हो और कम घंटे हो। तो इससे समाज में संघर्ष पैदा होता है। तो मार्क्स के अनुसार यह संघर्ष इतिहास को आगे बढ़ाता है।
जिससे कि क्रांति को जन्म मिलता है और वर्गहीन समाज के निर्माण की ओर चला जाता है। तो आप देखेंगे जिस वर्कर्स वर्ग की बेस बिग टेक कंपनीज है उसमें फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेबर स्ट्राइक्स हो रही है, इनकम इनक्वालिटी दिख रही है। तो आज भी क्लास स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ इसका रूप बदल गया है। तो यही था हमारा क्लास स्ट्रगल। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जो कि लास्ट रहता है, कॉन्सेंट एज पॉलिटिकल ऑब्लाइजेशन। तो कॉन्सेंट इज कॉन्सेंट द मेजर बेसिस ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लाइजेशन, यानी कि स्टूडेंट पॉलिटिकल थ्योरी कहती है कि हम कानून इसलिए ओबे करते हैं क्योंकि हम सहमति देते हैं। तो इसमें हमें कॉन्स्टेंट के 3 रूप बताए गए हैं। फर्स्ट हमारी स्पष्ट सहमति, जैसे नागरिकता स्वीकार करना। तो वोट करते समय हम कहते हैं कि हाँ मुझे यह सरकार स्वीकार है। सेकंड आती है हमारी इन इम्प्लेक्ट कॉन्सेंट, यानी कि अप्रत्यक्ष सहमति। तो हम रोड्स, हॉस्पिटल, पुलिस प्रोटेक्शन इन सभी का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब हम स्टेट से सहमत है। तो इसलिए स्टूडेंट कॉन्सेंट की क्यों जरूरी हो जाता है, ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये हमें राज्य की लिटर में कॉन्सेंट से आती है। नो कॉन्सेंट यानी कि सरकार अन्याय हो जाएगी। डेमोक्रेसी की नींव कॉन्सेंट पर टिकी है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, अगर कोई डायरेक्टर कॉन्सेंट के बिना रूल करे तो वो लेजिटमेट नहीं बन जाता। तो स्टूडेंट यही था हमारा राजनीतिक दायित्व के रूप में सहमति। तो इसी के साथ ही हमारा आंसर नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 10, जिसके साथ ही हमारे ये इस सब्जेक्ट के ये 10 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। तो स्टूडेंट ये थे हमारे अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने ध्यान से समझा होगा और अपने एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और याद रखो हमारे जो लेक्चर है स्टूडेंट वे आपके लिए एकदम फ्री है। लेकिन अगर आप चाहते हो इन्हीं नोट्स के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स, तो आप वे ले सकते हो जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है। तो बस आपको गिवन नंबर पर मैसेज करना है और अपने नोट सिक्योर कर लेने हैं। और हाँ, हर वीडियो में होता है गिव वे। तो स्टूडेंट वीडियो के बीच में हमें पूछे गए क्वेश्चन के लिए रेडी रहो और 3 लक्की विनर्स बन सकते हो हमारे फ्री नोट्स के। तो स्टूडेंट आप अभी सभी गिव वे के आंसर का आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस वीडियो और डी सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिव के विनर्स। तो टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट एंड क्रश योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।